बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, अगेन पेपर है हमारा 7707 अकाउंटिंग का, वेरिएंट मेरे ख्याल से 2 और 2 पेपर 2 भी है, और अक्टूबर नवंबर का पेपर करने जा रहे हैं 2020 का, जिसमें आपको 1 घंटा 45 मिनट दरकार, और इसके अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे हम अपने पेपर को खत्म करें। क्लियर? अच्छा भाई, चलो सबसे पहले तो हम नाम पता लिख लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट करें, ठीक है। और आज देखते हैं आज क्या होता है पेपर के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम ये बेटा आप सुनना जरा गौर से। हाँ, ये जो पहला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें आपने एक सेल्स लेजर बनाना है। ओके, बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है बुक्स ऑफ प्राइमेट्रीज के साथ, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग जिसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड है, बुक ऑफ प्राइमेट्रीज इंक्लूडेड है। मुझे ये नजर आया अभी तक सवाल में। सवाल पढ़ते हैं फिर देखते हैं एग्जामिनर क्या बोलता है। बोलता है नंबर 1, D owns a business selling furniture. Okay, the following transaction took place during the August 2020. ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई हैं। तो वो एक्टिविटीज देखते हैं क्या क्या हुई है बिजनेस की। तो एक्टिविटी नंबर 1, पहले ऊपर डेट्स दी हुई है, डिटेल, और फिर उनके अमाउंट दी हुई है। ठीक है, नंबर 1 9 अगस्त को हुआ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पेट्रा 675। ठीक है, आपने पेट्रा को गुड्स बेची। नंबर 2 14 को पेट्रा रिटर्न डैमेज गुड्स टू डेव 120। ठीक है, फिर तीसरे को हुआ, तीसरी ट्रांजेक्शन में 23 अगस्त बैंक कैश सेल्स 412। ठीक है, बैंक में पैसा जमा करवा दिया कैश सेल्स का। और फिर नंबर 4 ट्रांजेक्शन है जो कि 29 अगस्त को हुई है, Petra settled her outstanding balance at 1st August by credit transfer after taking a cash discount of 5%. Okay, फिर क्या हुआ, 23 तारीख को पेट्रा ने डेव को पैसे जमा करा दिए। लेकिन ये जो पैसे जमा करवाए हैं, इस पैसे जमा करवाने का मीडियम क्या है? क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता था? ये हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोई कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाके पेमेंट जमा करवा दे तो उसको हम क्रेडिट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बोलता है ऑन 1st अगस्त 2020। ओके, ओपनिंग की बात कर रहा है, 1 अगस्त की बात कर रहा है। द बैलेंस ऑन क्रेडिट कस्टमर पेट्रा सेल्स लेजर अकाउंट वाज 940। यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में देव ने जो उसका कस्टमर था या थी पेट्रा, उसे पैसे कितने लेने थे? 490 का डेबिट बैलेंस था, 940 का डेबिट बैलेंस था। इसका मतलब ये है कि 940 पैसा लेना था, और उसके बाद फिर पूरे अगस्त के अंदर ये जो ऊपर ट्रांजेक्शन गिवन है वो सारी हुई। और उसके बाद फिर आगे बोलता है कंप्लीट। ओके, पहले कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोलता है नंबर 1, कंप्लीट द टेबल टू नेम ईच ऑफ द बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड डेट्स अकाउंटिंग। अच्छा यार देखो, बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज तो हमें याद है कौन कौन सी होती थी। बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज हमें पता है भाई, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, जनरल जर्नल, और एक और बुक होती है जो कि 7th बुक होती है, पेटी कैश बुक। ठीक है, जो कि हम अभी 510 के अंदर आगे जाके उसको देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी चीज बोल रहा है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो आपको ट्रांजैक्शन की सोर्स बताते हैं कि भाई ये किन सोर्सेस के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हुई है। बेसिकली इन सोर्सेस को देखते हुए हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री में वो रिकॉर्डिंग करते हैं। सही है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे हमारी हेल्प क्या होती है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनाने में हेल्प होती है। भले इनवॉइस हो, ठीक है, भले रिसीट हो, भले बैंक स्टेटमेंट हो, भले पेइंग इन स्लिप हो, भले और क्रेडिट नोट हो, भले डेबिट नोट हो, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो। तो ये बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे जो हम लोगों ने देखे थे, और आपको मेरे ख्याल से सारे पता होने चाहिए क्या है। तो बस एक कोई प्रिविजन के भाई क्या थे। अच्छा जी, बोलता है कि ये बताएं कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 में बिजनेस डॉक्यूमेंट कौन सा इस्तेमाल हुआ और बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सा इस्तेमाल हुआ। ट्रांजैक्शन 2 के अंदर हुआ क्या था भाई? 2 के अंदर तो कोई गेम ही था। गेम ये था कि पेट्रा ने गुड्स रिटर्न किए थे। ठीक है, गुड्स जब रिटर्न कर रहा है तो भाई कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो रहा होगा? क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे आप लिखते हैं क्रेडिट नोट। अच्छा, अब ये
गुड्स है और उधार वाली गुड्स है, तो यानी कि जब रिटर्न होगी तो उधार वाली बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि सेल्स, पूरा लिख लेते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है, अच्छा जी, फिर बोलता है भाई ये बताओ तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। तो तीसरी जो ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर हुआ था बैंक कैश सेल्स। ठीक है, आपने बैंक में जमा करवा दिया पैसा। अच्छा तुम लोगों को एक बात पता है, कभी कोई गया बैंक में पैसे जमा करवाने अम्मी अब्बू के साथ, या कभी आपने कभी पैसे जमा करवाने हो, तो आप क्या करते हो, आप पहले जाके वहां पे एक रसीद होती है, एक स्लिप होती है, उसको आप फिल करते हो, और उस रसीद को फिल करने के बाद जिस अकाउंट में पैसे डालने हैं और कोड वगैरह लिख के सब कुछ, अपना नाम CNIC नंबर लिख के और पैसे के साथ वो रसीद उसको दे देते हो, ऐसा ही होता है। तो वो जो रसीद है, वो जो स्लिप है, हाँ, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब यही है। हाँ, अच्छा, अब उस सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं पेइंग इन स्लिप। डन, इसको हम क्या बोलते हैं, पेइंग इन स्लिप। अच्छा, बैंक में एक और तरीके से पैसे जमा होता है, मैं चेक ले जाके बैंक में दे दूं किसी को, सही, तो उस टाइम पे जो सोर्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होगा वो होगा चेक काउंटर फॉइल। ठीक है, उस टाइम पे वो इस्तेमाल होगा हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश सेल्स को जमा करवा रहे हैं, यानी कैश जमा करवा रहे हैं, तो मैं चेक तो नहीं दे रहा, तो फिर वो चेक या चेक काउंटर फॉइल की सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। चेक काउंटर फाइल कब यूज होगा, जब मैं बैंक में पेमेंट जमा करवाने के लिए या मैं किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं चेक दे रहा हूँ, यहाँ पे चेक तो नहीं है, तो कैश सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कैश बुक। ठीक हो गया, 4 मार्क्स मैंने उठाए, मैं आगे बढ़ा। अच्छा जी, फिर उसके बाद नंबर 4 है, फोर्थ ट्रांजेक्शन बोलता है, देखिएगा जरा, कि भाई पेट्रा ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करवा दिए थे। किसके थ्रू जमा करवाए थे, क्रेडिट ट्रांसफर के थ्रू जमा करवाए थे। आपको ये बात पता है, जब कोई भी आपका कस्टमर क्रेडिट ट्रांसफर के थ्रू आपके बैंक में पैसे जमा करवा देता है, ये बात आपको कब पता लगती है, जब क्या आता है, बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए मैं अपनी कैश बुक को अपडेट करता हूँ, तो क्या बैंक स्टेटमेंट भी मुझे मेरी बुक ऑफ प्राइम एंट्री अपडेट करने में हेल्प कर रही है, इसका मतलब वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो भी क्या हो गया, एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि भाई जो भी चीज आपको आपकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग करने में हेल्प कर रही होगी, वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो देयरफॉर अब ये चीज मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, अब पेपर में ये सोचना है, पेपर में ये सोचना है, समझना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे भाई बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताएं बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी यूज होगी, बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी यूज होगी, इससे रिकॉर्डिंग क्या हो रही है, कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हो रही है बैंक अकाउंट के अंदर, आप कैश बुक को ही अपडेट करोगे ना। क्लियर। तो ये हम लोगों ने 6 मार्क्स उठाए टाइट करके पेपर में, और कॉन्फिडेंस गेन करके हम आगे बढ़े। आगे वो बोलता है प्रिपेयर, ओके, ये तो बच्चों वाली बात बोलता है, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ पेट्रा फॉर अगस्त 2020 एज इट वुड अपीयर इन डेव सेल्स लेजर। यानी क्या बनाएगा, कौन, डेव बनाएगा। किसका अकाउंट बनाएगा, पेट्रा का बनाएगा। पेट्रा डेव के लिए कौन है, कस्टमर है, यानी कि सेल्स लेजर बनने वाला है। सेल्स लेजर बैलेंस बनेगा, और बोलता है ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन सितंबर 2020। ओके, तो भाई यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो ओपनिंग डेट थी हमारी, ओपनिंग डेट क्या थी, 1 अगस्त 2000। पेपर में देखो ना तुम लोग क्या कर रहे हो, 2020 मंथली बनती है ना, तो 2000। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना था, उसने यहाँ पे कहीं बात बोली थी, 940 का बैलेंस था, याद है ये। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हेल्प करो मेरी, 940। अच्छा, उसके बाद फिर पहली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, पहली ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि क्या एंट्री बनी होगी, सेल्स क्रेडिट, और जो पेट्रा है वो डेबिट हो गई होगी, तो पेट्रा को डेबिट करते हैं 675 से, 675 से यहाँ लिख लें क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कौन सी तारीख को हुआ था ये बताओ, 9 अगस्त 2000। ठीक है, 9 अगस्त लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर देखो तो ऊपर ऐसे डेट लिखी हुई है, तो अब मैंने बार बार 2020 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है,
अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब आप मुझे हेल्प करके बताएंगे भाई क्या हुआ था। पेट्रा ने गुड्स रिटर्न कर दी थी 120 रुपए की, यानी कि $120 की रिटर्न हुई, तो एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न डेबिट और पेट्रा क्रेडिट, तो पेट्रा को क्रेडिट कर दे। कौन सी डेट को, 14 को। किस नाम से, सेल्स रिटर्न्स या क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स। ठीक हो गया बेटा, क्लियर। आगे बढ़े, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है बैंक कैश सेल्स 412। हाँ भाई, इसका क्या करेंगे, एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री क्या बनेगी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो पेट्रा के अकाउंट में फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा, नहीं जी, ये जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि तुम्हारे पास कैश था वो तुमने उठाया और कहाँ जमा करवा दिया, बैंक में। कैश कम हो गया टिल में, बैंक में पैसा बढ़ गया। यार ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, सही। अब ऐसी बातें करते हुए मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर वो बोलता है कि जो पेट्रा थी ना, इसने अपने अकाउंट को सेटल कर दिया। सेटल करने का मतलब इसका जितना भी रिमेनिंग बैलेंस था इसने सारा पे कर दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसका रिमेनिंग बैलेंस होगा कितना। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि भाई ये हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। भाई सबसे पहले तुम ये देखोगे कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर इसने मजीद कितने का सामान खरीदा, फिर वापस कितने का कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 1495 बचा। लेकिन इसने 1495 जो पे करा है वो किस तरीके से पे करा है, 5% डिस्काउंट के बाद। तो क्या 95% पैसा आया होगा, कितना पैसा आया, कितना, 142 95%, ऐसे ही बना। चलो देख लेते हैं। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग, अरे यार वो बोल रहा है पेट्रा सेटल हर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 1 अगस्त। ठीक है, वो बोल रहा है कि खाली 1 अगस्त वाला बैलेंस, टोटल बैलेंस नहीं, टोटल बैलेंस नहीं। वो बोल रहा है सिर्फ 1 अगस्त वाला बैलेंस। तो 1 अगस्त वाला बैलेंस कितना था, 940 था, 940 सेटल कर रहा है। ठीक है, इनटू 95%, कितना, 893 बन रहा है। ओके, अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं डबल एंट्री क्या बनेगी, तो आप बताओ डबल एंट्री क्या बनेगी। बैंक में कितना पैसा आया, 893। पेट्रा कितने से क्रेडिट हो गई, पूरे से, क्योंकि अब तो इससे कोई पैसा नहीं लेना, पूरा अकाउंट सेटल हो गया इसका। तो बाकी जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउ हो गया, कितने का, 47 का। तो अब एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी डेट को इसने करा है सेटल, 29 को। अब देखो बेटा कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले एक आपका क्रेडिट हो रहा है पेट्रा का अकाउंट 893 से, और एक हो रहा है 47 से। 893 किसकी वजह से, बैंक में पैसा आ गया, और 43 से किसकी वजह से, डिस्काउंट। ठीक है, डन, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस अकाउंट का क्लोजिंग निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग निकालना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है हमारे लिए। चलो बेटा, चलिए जल्दी से बताओ। अच्छा, अगर वो जैसे अगर वो बोल देता ना कि उसने टोटल अकाउंट बैलेंस कर दिया, तो फिर जिस तरीके से मैं कर रहा था वैसे करते हो, फिर कोई सीडीबीडी नहीं आता, क्योंकि टोटल बैलेंस हो चुका है। सही है उस टाइम पे। अच्छा जी, तो कितना आ रहा है, ठीक है, और बैलेंस शीट ही निकालो, 555, और ये बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 31 अगस्त का। और बेटा उसके बाद फिर 1 सितंबर बैलेंस, पीडी लिखना लाजमी है, और वो कितना आ जाएगा, 555 का। अब एग्जाम में मेरा एक मार्क भी नहीं काट सकता। क्लियर, ये देख लो पूरा अकाउंट बन गया। बेटा रिकॉर्डिंग सही। आगे सुनो, तो आगे बोलता है आइडेंटिफाई। ओके, सवाल पढ़ते हैं। बोलता है आइडेंटिफाई, पता करके बताइए या निशानदही कीजिए कि द सेक्शन ऑफ डेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 अगस्त 2020 इन व्हिच द बैलेंस ऑफ पेट्रा अकाउंट वुड अपीयर। यार करंट एसेट, क्योंकि कस्टमर है ना, ट्रेड रिसीवर है ना, तो कहाँ होगा बेटा, करंट एसेट्स में। शाबाश,
अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, तो आगे क्या बोलता है, डेव allows his credit customer a cash discount of 5% for prompt payment. He is considering to reduce this to 2%. State one advantage and one disadvantage of this proposal. अगर वो discount कम करता है तो he will receive more cash. More cash. अच्छा ये आप पेपर में कैसे लिखोगे, पहले हेडिंग लिखोगे एडवांटेजेस या एडवांटेज एक मांगा है ना, और फिर एक और हेडिंग लिखोगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगा, he might lose customers। ठीक है, एक एडवांटेज हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। आगे बढ़े, डन। आगे सुनो, आगे क्या बोलता है, डेव इज कंसिडरिंग, ओ वेरी गुड, बोलता है कि डेव इज कंसिडरिंग टर्निंग हिज बिजनेस इनटू लिमिटेड कंपनी। यस, वो लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना चाह रहा है। बोलता है एडवाइज वेदर और नॉट ही शुड फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी, जस्टिफाई योर आंसर विद टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस। भाई एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, तो भाई कंपनी के एडवांटेजेस और कंपनी के डिसएडवांटेजेस बहुत सारे पढ़ाए हुए हैं आपने। चले जी, तो पहला लिख लेते हैं नंबर 1, एडवांटेजेस की हेडिंग लिखते हैं पहले, आपको तरीका बता देते हैं ताकि आप बोले सर ने कभी सिखाया नहीं, अल्लाह भी आपको शिकायत करें आप। एडवांटेजेस, अच्छा मार्क्स देख लो, 5 है, तो इसका मतलब 1 मार्क किसका होगा, रिकमेंडेशन या कंक्लूजन, जो भी चाहे आप दे सकते हैं। अच्छा जी, एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा नंबर 1, या एडवाइस करनी है तो आप ऐसे लिख लो, ही विल enjoy unlimited liability। limited liability, unlimited liability, अच्छा he will enjoy limited liability। सही है। और क्या हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मोर फाइनेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी, और अच्छा कितने लिखने थे, 2 लिखने थे। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस, अच्छा जी डिसएडवांटेजेस क्या हो, हाँ भाई, मोर डॉक्यूमेंटेशन और क्या चीज, इससे कोई इसका फायदा ज्यादा है, इसका फायदा ये है कि इसका जो वो है ना फाइनेंस, वो ज्यादा भी तो बढ़ेगा, आपका पैसा भी तो ज्यादा आएगा आपके पास। नहीं तो आप अगर 50% से ऊपर इक्विटी अपने पास रखते हो तो कंट्रोल तो आपके पास ही रहा आज, सीक्रेसी नहीं रहेगी, ठीक है, गवर्नमेंट की लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएगी, आपको आपके अकाउंट्स पब्लिकली पब्लिश करने पड़ेंगे। ये सर क्या चीज हो सकता है कि गवर्नमेंट की रेगुलर फीस के ऊपर आपको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़े, सही है। अच्छा आप कंक्लूजन क्या दो, कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन ये होनी चाहिए कि यार कंपनी में फॉर्म करना बिजनेस ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी से बच जाओगे, सही है, आपके पास ज्यादा फाइनेंस होगा, कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, सही है। एज अ सोल ट्रेडर आप एक लिमिटेड रहोगे, लिमिटेड रहने से आपके पास एक लिमिटेड एक्सपर्टीज और एक लिमिटेड स्किल्स होंगी, देयरफॉर आपको ग्रो करने के अंदर मुश्किल होगी, तो देयरफॉर हमारे हिसाब से इसको कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डन, क्लियर। और फिर उसके बाद जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हो तो बैंक वगैरह ये वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, डिफरेंट लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एक कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, एक लीगल कंपनी, सही है। अगर एक सोल ट्रेडर काम कर रहा होगा तो हर कोई ट्रस्ट नहीं करे। डन, क्लियर। अच्छा जी, आगे बोलता है खत्म, तो ये क्वेश्चन तो पूरा खत्म हो गया, ये 20 मार्क्स हमने मार लिए। डन, क्लियर ये वाली बात, सबको क्लियर हो गई ये वाली बात। डन। अच्छा जी, अब बोलता है बीएच,
PH Sports Club provides the sporting facilities and cafe for the use of its member and guests. The club's financial year end on 31st July. The following information available. Okay, okay, simple है. बोलता है assets and liabilities आपको दे दिए 1st August और 31st of July, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है. जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ओपनिंग और जो दूसरी है वो क्लोजिंग. अच्छा जी, सबसे पहले आपको बोलता है कि आपका जो बैंक था ना बेटा, वो ऐसा था कि 840 ओपनिंग था और 1270 क्लोजिंग था. कैफे की इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है. स्पोर्ट्स हॉल की बुक वैल्यू गिवन है आपको 17,1650. इंश्योरेंस प्रीपेड आपको गिवन है हॉल एंड इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, यानी कि आपका जो हॉल था और आपका जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था आपने उसकी क्या करवाई हुई थी, इंश्योरेंस करवाई हुई थी. और उसका वो जो इंश्योरेंस था वो प्रीपेड था 400 और 440 का. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट बुक वैल्यू ओपनिंग दी हुई है 3900 और क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो कोई ना कोई आगे जाके बात कर लेगा. सब्सक्रिप्शन का देख लो बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग अरियर दिया हुआ है और सब्सक्रिप्शन का एडवांस यानी कि प्रीपेड सब्सक्रिप्शन खाली क्लोजिंग दी हुई है. फिर वेजेस अक्रूड जो आपको दी हुई है वो 60 एंड 80 दी हुई है. ठीक है, तो ये वेजेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, इंश्योरेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है. इंश्योरेंस भी एक एक्सपेंस है और वेजेस भी एक एक्सपेंस है, तो आपके दिमाग में PAP वाला अकाउंट आना चाहिए. सब्सक्रिप्शन जो है वो एक इनकम है, तो आपके दिमाग में APPA वाला अकाउंट आना चाहिए. और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो तो जाहिर सी बात है, या तो अगर कुछ नहीं बोला हुआ होगा तो डिफरेंस निकाल लेंगे, वरना कुछ ना कुछ बात करी हुई होगी तो अकाउंट बन जाएगा नेट वैल्यू का. अच्छा जी, बोलता है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. सबसे पहले आप देखें तो ये रिसीट पेमेंट अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट बना के दिया हुआ है, यानी कि बैंक का टी अकाउंट. ठीक हो गया, ये रहा बैंक का टी अकाउंट. एक डेबिट साइड है जिसको हम बोलते हैं रिसीट साइड और एक क्रेडिट साइड है जिसे हम कहते हैं पेमेंट साइड. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब रिसीट साइड पे आपके पास सबसे पहले 840 का ओपनिंग बैलेंस था जो कि पहले ऊपर इन्फॉर्मेशन में भी है. सब्सक्रिप्शन आपको मिली है 9960 की. सब्सक्रिप्शन रिलेटेड 3 से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, अकाउंट बनेगा. कैफे टेकिंग्स यानी कि आपने कैफे के अंदर जो सेल्स मारी है वो ये रही. उसके बाद फिर बोलता है परचेज ऑफ कैफे सप्लाईज, आपने कुछ परचेजेस करी है कैफे सप्लाईज की. वेजेस ऑफ कैफे स्टाफ, अच्छा अगर तुम देखो तो ऊपर वेजेस आपको दी हुई थी कैफे स्टाफ की ओपनिंग क्लोजिंग. ठीक है, BDCD दिया हुआ है यानी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है. और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, तो पाथ का अकाउंट बना के एक्सपेंस कैलकुलेट कर लोगे. लेकिन सवाल ये उठता है कि कैफे स्टाफ की वेजेस है तो ये रिकॉर्ड कहाँ करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या रिफ्रेशमेंट अकाउंट? कैफे अकाउंट के अंदर, रिफ्रेशमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये वेजेस किससे एसोसिएट कर रही है, कैफे से. अगर नॉर्मल वेजेस होगी जैसे कि नीचे लिखा हुआ है वेजेस फॉर स्पोर्ट्स स्टाफ, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड होगी. और ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, कैफे का अकाउंट जब बनेगा ना ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर रिकॉर्ड होगी ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कैफे अकाउंट. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद फिर आपने इंश्योरेंस पे करी है 1430 की, यानी इंश्योरेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन था आपको. ठीक है, और तीसरी इंफॉर्मेशन अकाउंट बन जाएगा. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी कि इसका मतलब आपने क्या करा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है. कितने का खरीदा है, 2100 रुपए का. तो ओपनिंग में कितना था, 17,000 प्लस कितने का खरीद लिया, 2100 माइनस अब कितने का बचा, 1650 का. तो डेप्रिशिएट कितना हो गया, देख लो 25. ये क्या है 2540, डेप्रिसिएशन. क्लियर हो गया. अच्छा, उसके बाद बोलता है स्पोर्ट्स हॉल इक्विपमेंट, सॉरी स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंस. अच्छा, ऊपर स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंस से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, देख लो क्या है, इंश्योरेंस हो चुका ना या नहीं हुआ, इंश्योरेंस की यहाँ पे पेमेंट कहीं नहीं लिखी हुई. ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स हॉल का जो एक्सपेंस है ये किस चीज का एक्सपेंस होगा फिर, मेरे हिसाब से ये इंश्योरेंस का एक्सपेंस होना चाहिए. एग्जामिनर को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है आपको, ये रहा. थर्ड इंफॉर्मेशन कहाँ है, हाँ, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंस लिखा हुआ है इसमें. स्पोर्ट्स हॉल अच्छा, ओके ओके ओके, डन. मैं यही कंफ्यूज हो रहा था कि अच्छा ये इसमें ऊपर नीचे. ओके, तो ये इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन मिल गई हमें. और ये जो है ये नॉर्मल एक एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर. इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो एक्सपेंस है बस सीधा सीधा.
सही है। मैं इंश्योरेंस में ढूंढ रहा था, इंश्योरेंस क्यों नहीं दी हुई इसमें, मैं बोलूँ उसको क्लियर लिखना चाहिए था, स्पोर्ट्स वाला एक्सपेंस लिखा। हाँ क्या चीज? तो इक्विपमेंट अलग से दिया हुआ था हमें। अरे यार शिट, एक तो ये दो चीजें बड़ा मिक्सअप कर रही है। चलो कोई बात नहीं, ये डेप्रिसिएशन फिर इसकी ऐसे नहीं निकलेगी ना। नीचे उसने क्या बोला हुआ है इसने, चलो अभी इसकी डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। अच्छा, क्या सवाल में अब तक स्पोर्ट्स हॉल के बारे में और कोई बात हुई है? स्पोर्ट्स हॉल के बारे में, एक्सपेंस नहीं, स्पोर्ट्स हॉल, मजीद कुछ और हुआ है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में तो उसने बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन निकाल दे, आरबीएम के थ्रू ये तो निकल जाएगी, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और सब्सक्रिप्शन, तो इसका मतलब स्पोर्ट्स हॉल की डेप्रिसिएशन डायरेक्टली निकाल ली जाएगी इन दोनों को आपस में सेपरेट करके, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सही है, इसको देखते रहना है, थोड़ा सा मिक्सअप इस वजह से मुझे हो रहा है। स्पोर्ट्स हॉल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दो अलग चीजें हैं, ये दोनों ही नॉन करेंट एसेट है, ठीक है। अच्छा बताओ कितना आ रहा है? 400। क्लियर हो गया यहाँ तक? डन। अच्छा भाई, फिर अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो भाई सवाल ये उठता है कि हमारे पास पहले कितने का था? 3900 का था, फिर आपने खरीदा कितने का? 2100 का, तो हो कितने का गया? 6000। 6000 पे कितना परसेंट, तो कितना आएगी डेप्रिसिएशन? तो इसकी डेप्रिसिएशन 600 है, ठीक है। बात समझ आई? हो गया यहाँ तक? देख लो सब क्लियर है? क्या चीज? हाँ वो बात की बात है, अभी तो हमें नहीं निकाली, वो तो अगर बैलेंस शीट मांगेगा तो हमारे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो खत्म हो गया। चलो भाई अब तुम लोग ये देख लो जरा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है अगले पार्ट में। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और प्रीपेड का सिर्फ क्लोजिंग गिवन है, ठीक है। और एक बैंक की इंफॉर्मेशन गिवन है, और कोई बेड डेट वगैरह नहीं हुआ हुआ सवाल में, तो बड़ा बेसिक सा अकाउंट बनेगा इसका, और यहाँ पे हम बना लेते हैं। अच्छा, अकाउंट मांगा है तो पूरी डेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, ओपनिंग डेट क्या है इनकी बिजनेस की? 1 अगस्त 2019, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो बेटा आप ऐसे, 1 अगस्त 2019, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस पीडी, और यहाँ लिखेंगे 1 अगस्त 19 बैलेंस पीडी, और उसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग डेट क्या है? 31 जुलाई 2020, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, और यहाँ पे आ जाएगा 31 जुलाई बैलेंस 20 का सीडी। अच्छा याद रखिएगा, इनकम का अकाउंट है तो टर्म दिमाग में क्या चलेगी? APP, एक की टर्म चलेगी, यानी पहले अरियर्स आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? प्रीपेड आ जाएंगे, यहाँ पे अरियर्स आ जाएंगे, यहाँ पे प्रीपेड आ जाएंगे, और उसके बाद फिर इस अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्लोज करके और ब्रॉट डाउन बैलेंस शो कर देंगे, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि हमारी क्या डेट बनेगी? 1 अगस्त 2020, ठीक है। देखते रहो यहाँ पे, बैलेंस पीडीज बन जाएंगे, यहाँ पे अरियर्स का यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी प्रीपेड का यहाँ पे आ जाएगा, और ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती करी हुई है, उसको सही कर लो, APP, और ये वाला बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड का बैलेंस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अगस्त 2020 बैलेंस पीडी ओपनिंग बैलेंस, और ये आ जाएगा आपका अरियर्स का बैलेंस। अब मुझे बताओ, ओपनिंग अरियर्स गिवन है कितने? तो भाई 360 यहाँ लिख दिया। क्या क्लोजिंग अरियर्स गिवन है? 720। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 720 का क्लोजिंग अरियर है, यही अगले साल का ओपनिंग अरियर बन जाएगा? तो लिख दिया यहाँ पे 720। उसके बाद बताओ, एडवांस में क्लोजिंग 120, तो अगले साल का ओपनिंग भी 120 और ओपनिंग निल है, डन। उसके बाद फिर हम लिखेंगे बैंक की वैल्यू। अच्छा, क्लोजिंग डेट पे बैंक आएगा 31 जुलाई 2020, बैंक में कितना पैसा आया था? 9960 बैलेंस आ गया। तो अब यहाँ पे हम 31 जुलाई 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल लेंगे। इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितनी कैसे निकालोगे भाई? बड़ा सिंपल है, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो आप सब्सक्रिप्शन की वैल्यू निकाल लो, 10,200। ये वैल्यू आ गई आपकी 10,200 की। ये आपने एग्जामिनर को शो कर दिया, भाई ये मेरी सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूंगा। अच्छा टोटल बैलेंस बता दो कितना बन रहा है? 106 और 10680। अब मुझे एग्जामिनर मेरा एक मार्क भी नहीं काट सकता इस अकाउंट में। कुछ भी कर ले, जितनी मेहनत कर ले, बोले ये बहुत बातें करता था क्लास में या जो भी करता था, वो मार्क नहीं काट सकता है। सही बात समझ आई? क्लियर? अच्छा भाई अब आगे बोलता है और कैलकुलेट द कैफे प्रॉफिट। अब आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? कैफे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो भाई कैफे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? यानी कि जो आपने कैफे में सामान बेचा उसको कैलकुलेट करोगे। तो चलो जरा कैलकुलेट करो और फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? चलो भाई आ जाओ, एक ट्रेडिंग सेक्शन बना के कैलकुलेट कर लें या अलग अलग भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। चलो लेकिन मैं आपको उसी तरीके से करवाता हूँ जिससे मैंने हमेशा करवाया। तो तुम लोग लिख लो पहले सेल्स। मुझे बताओगे सेल्स हैं कितने की? 13520। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है बेटा? 520 की। फिर परचेजेस गिवन है आपको 8190। लेकिन क्या तुम लोगों को ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है? नहीं। अगर होता तो फिर अकाउंट बनता। सही है, वरना इसका मतलब कोई ओपनिंग क्लोजिंग जो खरीदा वो यही खरीदा आपने परचेज करा। कितना? 81। ठीक है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 77। ठीक है, तो अब आंसर निकालो कितना आ रहा है? 7940 को माइनस करो, कितना आ रहा है? 580। लेकिन एक एक्सपेंस ऐसा भी था जो आपके कैफे से रिलेटेड था। वो क्या थी? वेजेस। तो वेजेस कैलकुलेट कर लें। चलो भाई एक काम करते हैं, इधर ही छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, वेजेस की हमने ना प्लस माइनस नहीं करना, हमने हमेशा एक्सपेंस के अकाउंट को ऐसे ही बनाना है। सही है, पी ए और बी। मुझे बता सकते हो कि जो तुम्हारी वेजेस थी उनका अक्रूड था या प्रीपेड था? कितना? और 80 है। बैंक से कितना पेमेंट करा? 2750। तो बेटा ये यहां से निकाल सकते हो तुम के कैफे अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करेंगे? कैफे अकाउंट में जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं वेजेस। अच्छा अब आप पता है क्या करोगे? दो तरीके हैं, या तो आप शो कर दोगे इसको इस तरीके से वर्किंग वन। ठीक है, या तो ऐसे शो कर दोगे, या फिर आप कैसे शो करोगे? आप ऐसे शो करोगे 2750 प्लस 80 माइनस 60। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 27750। 2770। चलो भाई प्रॉफिट निकाल लो। 2810। तो क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। और ये प्रॉफिट अब आगे कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बनवाएगा तो ये वहां पे चला जाएगा, सब्सक्रिप्शन वहां पे चली जाएंगी, सारी इनकम वहां रिकॉर्ड करेंगे, सारे एक्सपेंसेस वहां से लेस कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी एक्सपेंस रिलेट करता था कैफे से तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? कैफे में। जैसे कि मैंने ये रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये वेजेस किसकी थी? किससे रिलेट करती थी? कैफे से। लेकिन आपको पता है सवाल में दो टाइप की वेजेस थी, याद है? एक स्पोर्ट्स स्टाफ की थी और एक कैफे। तो मैंने क्या बोला था? जो कैफे की वेजेस है वो कैफे अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस है वो नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर में जाके रिकॉर्ड करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। डन है? सही, पक्की बात है बेटा। चलो आगे बात करें।
चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे बोलता है चलो भाई मान लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सारी इनकम। अब भाई हमारे पास जो इनकम नजर आई है, मुझे तो अभी तक सवाल में 2 इनकम नजर आई थी। एक हमें नजर आई थी सब्सक्रिप्शन। याद है आपको सब्सक्रिप्शन हमने कितने की ली थी? यही थी सब्सक्रिप्शन, निकाल ली थी आपने 10200। उसके बाद आप क्या करोगे? इसमें ऐड कर लोगे प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। कितना था? 2810 था, ठीक है। और तो कोई डोनेशन वोनेशन और कोई इनकम नहीं थी। वैसे बहुत सारी हमने पढ़ी है, डोनेशन, लेगेसी, गिफ्ट्स, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन इवेंट्स, टिकट्स और कंपटीशन, बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। कितना आ रहा है? 13, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? अब हम इसमें से लेस कर देंगे चलो भाई एक्सपेंडिचर्स लेस करते हैं। चलो भाई देखना शुरू करो। सबसे पहले कौन कौन से एक्सपेंसेस थे? अब आप लोग मुझे बताएंगे सारे एक्सपेंसेस किन किन। स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस, लेकिन आप लोग हमेशा भूल जाते हैं कि मैंने आपको बताया एक सीक्वेंस फॉलो किया करें। पहले बैंक अकाउंट देखा करें, फिर बैंक अकाउंट को शुरू से देखते हुए आए, फिर नीचे नॉन कैश देखें, ताकि आपको मिस ना करें। तो बैंक अकाउंट से आखिरी देख के बताया है। मैंने क्या बोला? बैंक अकाउंट से शुरू से देखना शुरू करना चाहिए, ताकि आपको मिस ना करें। मैं ये नहीं बोला कि ये गलत है, लेकिन आप मिस कर दोगे पेपर वाले दिन, मुझे पता सही। आपको अभी नहीं लग रहा, लेकिन आपको तब बाद में लगेगा। सही है, तो हमेशा उस तरीके से देखा करो। खैर अभी कर दो। स्पोर्ट्स वाला एक्सपेंस कितना है? 3360। अगला एक्सपेंस बताएं। वेजेस है स्पोर्ट्स स्टाफ की, ठीक है। वर्किंग शो कर लेते हैं। कहाँ करें वर्किंग यार? वर्किंग की जगह ही नहीं दी करने, यहाँ बना लेते हैं। सही है। नहीं यार, अगर ना हो ना तो इधर वर्किंग करके, जैसे ये कैलकुलेशन मैंने आपको शो करी है ना, ये दिख रही है यहाँ पे, ये वाली कैलकुलेशन ऐसे शो कर दिया करो भाई। मिस नहीं करना, मिस नहीं करना। हाँ, क्या चीज? क्या चीज बेटा? ये हाँ, मर्जी है, वो मर्जी है, लेकिन आपने शो लाजमी करनी है वर्किंग। वर्किंग मिस मत कीजिएगा। सही है। क्या चीज? ब्लैंक पेज पे भी आप कर सकते हो। आप उसको ना, आप पता है क्या करना, आप लोग देखो, आप लोग थोड़ा सा ना अकल इस्तेमाल करो। आप ब्लैंक पेज पे जाके वर्किंग कर रहे हो, वर्किंग 1 2 3 4, जैसे क्वेश्चन 1 लिखा, अब उसकी क्वेश्चन 1 की वर्किंग 1 2 3 4, फिर क्वेश्चन 2 लिखा, उसकी वर्किंग आप ब्लैंक पेज पे शो कर रहे हैं, आगे रेफरेंस भी शो कर रहे हैं। लेकिन प्लस अगर एक और काम भी कर दोगे, वही वर्किंग यहाँ पे आप प्लस माइनस करके शो कर दो, तो कितने देर लगेगी आपको? 3 से 4 सेकंड और लगेंगे, लेकिन एक प्रॉपर काम हो जाएगा। सही, प्रॉपर काम हो जाएगा। थोड़ा मेहनत, देखो यार, मेहनत का ही सिला मिलता है, वरना सिला नहीं है दुनिया में किसी और चीज का। अच्छा जी, मेहनत करो, उसके बाद आराम से भी बैठे रहोगे ना, सब हो जाता है, कुछ नहीं सोचना होगा। अच्छा जी, तो वेजेस जो है उसके बारे में हम एक अकाउंट बना रहे थे। तो ये अकाउंट बनाते हुए PAAP, पहले बताएं क्या है वेजेस स्पोर्ट्स स्टाफ की? अप्रूव्ड या प्रीपेड? तो फिर क्यों बोला अकाउंट बनाएंगे? डायरेक्ट बैंक में दी हुई है तो डायरेक्ट लिख देंगे। इतनी मेहनत क्यों करवाई? हाँ जी, कितना है? 5252, ठीक है। उसके बाद आगे इंश्योरेंस किसकी है? स्पोर्ट्स हॉल एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, तो इसका अकाउंट बनेगा। चलो बना लेते हैं। देखो भाई कैसे बनाएंगे। इंश्योरेंस का अकाउंट बन रहा है, अगेन एक्सपेंस है, PAAP, और बैंक इधर आ जाएगा। कितना आसान हो गया। प्रीपेड है कितना? 400 और
440, ठीक है बेटा। कितना पे करा बैंक से? 1430। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रिकॉर्ड करोगे? 1390। अब आप इसको कैसे शो करोगे? एक तो आपने शो कर दिया, दिस इज वर्किंग नंबर 2, ठीक है। आप एक ब्लैंक पेज पे ही कर रहे थे इसको, तो आप यहाँ पे शो कर देंगे भाई, या तो देख लो जाके रेफर वर्किंग नंबर 2। लेकिन अगर तुम्हें वो वर्किंग नहीं मिलती तो एहतियातन मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ कि 1430 प्लस 400 माइनस 440। कैलकुलेटर पे ऐसे ही आंसर निकाला है ना, तो लिखने में मुश्किल तो नहीं होगी हमें ये बात। तो भाई कितना आंसर आ रहा है? 1390। डन, ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बताओ आप क्या है। डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, कौन कौन सी दो चीजें थी हमारे पास? एक स्पोर्ट्स हॉल था। स्पोर्ट्स हॉल के क्या था? डायरेक्टली निकाली थी 17,000 माइनस, बता दो ये वैल्यूज में यहाँ पे लिखूंगा। 17,000 ठीक है। कितना आंसर आया? 440 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा जो था वो क्या था? ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। पहले कितने का था ओपनिंग में? 3900 के बाद कितने का खरीदा? 2100 मल्टीप्लाई बाय कितना आया? डन हो गया, ठीक है। टोटल निकाल लो एक्सपेंसेस का, सबको ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 11010, ये माइनस कर देंगे इनकम्स में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 आ रहा है। ये 2000 क्या है हमारे पास? ठीक हो गया, सरप्लस है। वो मैंने इंश्योरेंस की वर्किंग एक लाइन और ली है, और फिर मैंने डेप्रिसिएशन की हेडिंग भी डाल दी है, सही है। वो आप जब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग देख लिया है तो अब उसके बाद थोड़ा जोश आया है मुझे भी कुछ बोलना, सही है। तो सही है, बात समझ है। अच्छा जी, फिर आगे बोलता है नंबर डी। बेटा देखो, बोलता है स्टेट व्हाट द बैलेंस ऑन बीएच स्पोर्ट्स क्लब अक्रेट फंड रिप्रेजेंट्स। बोल रहा है कि जो तुम्हारा अक्यूमुलेटेड फंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैपिटल की डेफिनेशन भी तो ये बताई थी, कैपिटल असल में होता ही क्या है? एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस है, ठीक है। बात समझ आई? It is made from surplus या surpluses of all the years, या जो भी इसकी प्यारी से अंग्रेजी आपको समझ आया उस टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो एक मार्क का था, दो में से दोनों पॉइंट ही सही है, लेकिन पहला वाला पॉइंट ज्यादा वैलिड है, तो वही बात कीजिएगा कि अक्यूमुलेटेड फंड इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टेट, ओके, होता है स्टेट कर रहा है आपने द इफेक्ट दैट द सरप्लस और डेफिसिट ऑन बीएच स्पोर्ट्स क्लब इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड विल हैव ऑन द accumulated fund। accumulated fund will be increased by 2000, ठीक है। एक मार्क इंक्रीज लिखने का है और एक मार्क अमाउंट लिखने का था इसमें। कैसे पहचाना मैंने? दो मार्क्स देखे मैंने, अगर एक मार्क होता बोलता इंक्रीज हो जाएगा, दो मार्क्स देखे मैं थोड़ा सा मैंने बोल दिया भाई 2000 से, तो वो 2000 रुपए। अगर ये गलत भी लिखते ऊपर गलत निकाल दो तब भी इधर पूरे 2 मार्क्स, क्योंकि अमाउंट तो कैरी फॉरवर्ड हुई है ना, सही है। अगर ऊपर कहने का मतलब ये कि ऊपर 2000 नहीं आ रहा था आपका और नीचे आप वही अमाउंट लिख देते, वो जो भी आ रही थी 4000 लेट सपोज आपकी आ रही होती, तो आपको मार्क्स दो, सही है, वन ऑफ होगा, क्योंकि ऊपर एक मार्क कट चुका है, सही है। ये जो 7 मिलने थे 7 में से 1 कट चुका, ठीक हो गया। मूड पे डिपेंड है वैसे तो मेरे हिसाब से, वो भी बातें भी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, जेपी लिमिटेड डिबेंचर रेवेन्यू, ओके।
मेरे ख्याल से मोर ऑफ जे लिमिटेड करके स्टार्ट कर रहा है सवाल, तो सवाल किस टॉपिक पे होगा? लिमिटेड कंपनी अकाउंट। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स की इनकम स्टेटमेंट आपको पता है वैसी सोल्ड जैसी बनती है, सिर्फ फर्क क्या होता है, सॉसी बनती है और बैलेंस शीट में इक्विटी का सेक्शन चेंज होता है, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा तो बाकी कंपनी कंपनी है। अच्छा जी, बोलता है जेपी लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30th ऑफ सितंबर द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अवेलेबल एट डेट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रहा है आपको एक तरीके से। डिबेंचर लिया हुआ है आपने 7% का 20,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना बनता होगा अगर पूरे साल का है तो? 20,000 का 7% कितना होता है बेटा? तो इंटरेस्ट कितना पे करना है आपने ये एनुअली? 1400 का। ठीक है, बात समझ रही? दिस इज द रियल एक्सपेंस या रियल फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर। एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं 44 के, कैरेज इनवर्ड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। देखो कितना डिबेंचर इंटरेस्ट पे करा हुआ है, 700। हालांकि अगर कुछ ना बोले पूरे पेपर में तो आगे हमें कितने का पे करना है? टोटल 1400 कहाँ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर? ये 700 कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में? जाएगा तो किधर जाएगा? करंट लायबिलिटी। ठीक है, अक्रूड है। एक लिख के आगे वो बोलता है ओपनिंग इन्वेंटरी दे दी आपको, नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू दे दी ओपनिंग। अच्छा, आप याद रखिएगा नॉन करंट एसेट की जब ओपनिंग बुक वैल्यू दी हुई है, ये भी छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं, आप लोगों को मैं ये बात बता चुका हूं लेकिन शायद आपको याद हो। आरबीएम का फॉर्मूला क्या होता है? इनटू रेट इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला होता है। सवाल ये कौन सी नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग या क्लोजिंग? अब मैं सबको ये बात बता चुका हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराते ही बताई होगी ये बात मैंने, लेकिन आप लोग फिर भूल गए होंगे, तो आप लोग अपने पुराने खोलिएगा नोट्स को और उसमें लिखा हुआ होगा ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। तो भाई खुदा का वास्ता ये बातें याद रखो, एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा और आप उसके साथ खेल कूद करते रहते हो। जब भी नेट बुक वैल्यू लगाई जाएगी, रेट नेट बुक वैल्यू ओपनिंग ली जाएगी आरबीएफ के, बात समझे? ओपनिंग ली जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अभी पीछे वाला सवाल था, पीछे वाले सवाल में उसने क्या बोला था? 10% चार्ज करनी है, उसने रिड्यूसिंग बोला था या नहीं बोला था? आरबीएम बोला था। आपने किस वैल्यू पे चार्ज किया था परसेंटेज? 3100 का कौन सी वैल्यू थी? हाँ जी, कौन सी वैल्यू थी, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। उसमें क्या किया था, ऐड कर लिया था जो नया खरीदा? तो परसेंटेज लगा किस पे रहे हो यार? हमेशा करते आते हो, लेकिन जब कभी वो कंफ्यूज कर देगा तब कंफ्यूज हो जाओ। बस बात इतनी सी, क्योंकि बच्चे और कुछ नहीं। तो ओपनिंग नेट वैल्यू पे चार्ज किया जाए, सही है। अच्छा जी, तो ये ओपनिंग वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे एग्जामिनर। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिए में। अब ये एग्जामिनर खामोश है और इसने नहीं लिखा ये ओपनिंग है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कब की दी हुई है? 30 सितंबर 2020 की, यानी कि क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे ये क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है या नहीं दी हुई 20 सितंबर 2020, अभी जाके देख लेंगे। अगर एग्जामिनर खामोश है तो अभी मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, वो बाद में जाके देखेंगे। लेकिन मैं अपनी असेसमेंट तो करूंगा ना पेपर पढ़ते हुए। परचेजेस, रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं आपको सिखा रहा हूँ आप पेपर में कैसे बैठे हुए। सही। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, इन्वेंट्री 30 सितंबर वाज वैल्यूड 59,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी। इंटरेस्ट 7% डिबेंचर 2022 हैज बीन पेड अप टू 30 मार्च। ठीक है, बोल रहा है इंटरेस्ट जो है वो आपने 31 मार्च तक का पे करा हुआ है। भाई मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कब तक का पे करा हुआ है, ये बताओ कि पूरे साल का कितना बनता था? पूरे साल का रियल एक्सपेंस कितना था? 1400, तो मैं 1400 इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूंगा, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अगर आप मार्च से गिने तो हमारी क्लोजिंग कब है? सितंबर में। तो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी 6 महीने बन रहे हैं, आधा साल। तो यानी कि 1400 का आधा अभी तक पे नहीं करा हुआ। वैसे भी आप सोचो, लेकिन इतने कंफ्यूजन क्यों करोगे जिंदगी में? रियल एक्सपेंस कैलकुलेट करो। रियल एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा? 1400 कैलकुलेट कर लो 20,000 पे 7% लगा के, 700 पे किया हुआ है, बाकी 700 पे करना है। क्लियर हो गई एडजस्टमेंट? और कभी कभी इन बातों में एग्जाम में मैंने बताया था सोल्ड डेट के अंदर खामोश भी रहेगा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं भी देता तो भी मुझे 1400 रुपए रिकॉर्ड करना था, क्योंकि मैं तो रियल एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, पूरे साल का रिकॉर्ड करूंगा। बात समझ आई? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे इनकम स्टेटमेंट बनती है, तो अगर कोई एडजस्टमेंट छुपा भी ले तो भी मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड रेट ऑफ 1200 रुपए फॉर 6 मंथ एंडिंग मार्च 2021। ठीक है, मार्च 2021 तक के आपके कुछ पेमेंट हुई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सितंबर में क्लोजिंग हो रही है, सितंबर क्या, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि क्या मतलब है 6 महीने का आपने क्या किया हुआ है, प्रीपेड है, तो ये 1200 रुपए का प्रीपेड है आपको सीधा सीधा। ठीक है, आगे आ जाए, आगे बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 800 की आउटस्टैंडिंग 30 सितंबर अक्रूड है, ऐड कर लेना 800 को। आगे बोलता है नॉन करंट एसेट शुड बी डेबिटेड 10% बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ने वाला होगा तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये ओपनिंग नेट बुक वैल्यू दी हुई है लेकिन हम तो शायद क्लोजिंग नेट वैल्यू पे चार्ज करते थे डेप्रिसिएशन। जो बिल्कुल ही गायब बच्चा होगा ना वो फौरन से इस वैल्यू को उठा के चार्ज कर लेगा और वो सही कर लेगा। लेकिन जो ज्यादा सोचता होगा ना वो बच्चा बोलेगा यार ये तो ओपनिंग है, मैंने नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई ना कोई गेम होगा, कोई ना कोई गेम होगा, क्लोजिंग ढूंढने में लग जाएगा। नहीं भाई, ओपनिंग वैल्यू पे ही चार्ज करेंगे अगर आरबीएम की। डन, क्लियर। अच्छा आगे आ जाए जरा, तो आगे क्या बोलता है, बेडेड हो गया एक 500 रुपए का, बड़ी नॉर्मल एडजस्टमेंट है। डायरेक्टर हैव विश टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, इसका मतलब कि अब वो 2% प्रोविजन चार्ज करेगा अपने कस्टमर्स पे। तो इसका मतलब ये जो मुझे प्रोविजन गिवन था ये लास्ट ईयर का था। ठीक है, ये प्रोविजन मेरा लास्ट ईयर का था, इस साल का मैंने खुद कैलकुलेट करना है। चलो भाई आगे बढ़ते, बनाना क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है पहले तो भाई। चलो बच्चों वाला काम, 2 मार्क्स दिए ना, सेल्स दी नहीं है डायरेक्टली, सही है। 2 मार्क्स के लिए फ्री करवाएं या नहीं करवाएं एग्जाम में, तो बताएं आप, करवा दें। चलो भाई लिखो सेल, कितने की सेल है, 529500 लेस कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग इन्वेंटरी 66,000 परचेजेस ठीक है। रिटर्न रिटर्न तो नहीं है, कैरेज वैरेज है, कैरेज मुझे नजर आया था यार, कैरेज इन्वेंट है ना, तो बताऊं मैं कैरेज 1500 का कैरेज है। और बताओ और क्या है, हाँ भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी बताओ। अच्छा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल, ओके सेल लटा दो ऊपर से, ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितने की, 59,000 की। तो भाई निकालो क्लोजिंग इन्वेंटरी कितने की आ रही है, 271500। बेटा ये हमारे पास क्या आई है, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए वर्किंग ज्यादा करवाइए क्योंकि चीजें बहुत सारी, लेकिन है ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़े, कैलकुलेट इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल्स है कितने के पहले से, 80,500। लेकिन आपको पता है एक बेड डेट भी हो गया, 500 का बेड डेट अगर एडजस्टमेंट में हो गया तो माइनस करेंगे पहले। लेकिन अगर ये 500 का बेड डेट ऊपर लिखा हुआ होता, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होता बेड डेट, तो माइनस करते या नहीं करते, नहीं करते। अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट है इट मींस वो एडजस्टेड है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट नहीं और एडजस्टमेंट में बेड डेट गिवन है तो इट मींस यू नीड टू एडजस्ट दैट बेड डेट। क्लियर। अच्छा जी, तो 80,500 लिखो, 80,500 80500 माइनस 500 कितना बचा, 80,000 पे कितना परसेंट, तो कितना आया 1600। लास्ट ईयर कितना था, ठीक है, तो लास्ट ईयर 1000, करंट ईयर 1600, तो कितने से इंक्रीज हो गया 600। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 600 इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना। ये तो सबको आता था, इस पे कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ये हमारा 600 का फाइनल आंसर आ गया, ये 2 मार्क्स मैंने और एग्जाम से उठाया और मैं आगे, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मेरे हिसाब से क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स का पूरा पोर्शन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मार्केट स्कीम निकालो। मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए यार,
क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल पीछे कैलकुलेट कर ली, तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। उसने कैसे बनाई हुई है बार्गेनिंग स्कीम में? है ना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आपसे किसी चीज की पीछे कैलकुलेशन करा ली जाती है, सही है, तो फिर आप वो यहाँ पे डायरेक्टली लाके लिख सकते हो। तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के 2 मार्क्स तो उसने कम लिए, निकाली भी है ना आपने, सही है। अच्छा अच्छा सर, अगर हमें टेंशन हो पेपर में, आप तो नहीं होंगे, आप कैसे बताएंगे या हम कैसे देखेंगे, आप पूरी बना लेना। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हेड यहाँ बनाया वही है ना, यही छाप लेना वहां पे। लेकिन दोबारा छापने के मार्क्स सीआई वाला देता नहीं है, उसका कम से कम अभी इतना नहीं गया दूसरा कम से, सही। लेकिन फिर भी आप लोग ये पूरा कॉस्ट ऑफ सेल पोर्शन बना लेना। लेकिन मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे लिखूंगा सेल। सेल्स बताओ कितने की थी बेटा? 5295, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी निकाली थी? अच्छा वैल्यू भी देख लो, सही है, वैल्यू सही है, कितनी आई थी? 27 ग्रॉस प्रॉफिट। खैर अब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गलत ही निकालेंगे तो फायदा क्या फिर जिंदगी में, देख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 258, ठीक है। अच्छा कोई इनकम थी सवाल में? कोई इनकम थी? मुझे तो नहीं दिखी। सही है, चलो आ जाओ फिर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस। अब कंपनी बन रहा है, तो कंपनी बनाते हुए क्या करना है? अच्छा आपको एक और बात पता है, मैं आपको वैसे रियल बात बताऊं, IAS 1 के अंदर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, ये ऐसे ही लिखी जाती है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे ही लिखी जाती है और इसकी वर्किंग अलग की जाती है। वैसे आजकल के दौर में अकाउंट्स बनते हैं एक्सेल पे, तो एक्सेल में लिखा हुआ होगा सेल, तो नीचे लिखा होगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप जब डबल क्लिक करोगे ना कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो अंदर एक और पेज खुलेगा, उस पेज में मेंशन हुआ होगा कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हुई है। फिर उसमें अगर परचेजेस देखनी है तो परचेज पे डबल क्लिक करोगे, एक और पेज पे चले जाओगे, परचेज कहां से हुई, कैसे हुई, उनके लेजर्स क्या है, क्या क्या है, उनके सारे रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन होती है, सही है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू है इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, वेयर एज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स नॉट द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आप लोग भी बहुत छोटे हो तो आप लोगों के लिए कोई खास काम नहीं है, और आगे जाके एक्सपेंसेस भी 2 हेड्स ही बनेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिस्ट्रीब्यूशन, 2 हेड्स बनेंगे और इसके अलावा कोई और हेड नहीं बनेगा तीसरा, सही है। और सारे एक्सपेंसेस उसी के अंदर जाएंगे, ये वेजेस सैलरीज ये वो सब उसी के अंदर ही होंगे, सही है। आप पहले से कैलकुलेट करोगे और फिर लिखोगे। लेकिन खैर खैर कॉस्ट ऑफ सेल्स कभी कभी ना, पता है बच्चा छोटे लेवल पे, मैं अक्सर बच्चों को ये बोलता हूँ कि बेटा जब तुम इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड। कुछ बच्चे होते हैं जो मुझसे ये काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि सर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी तो आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो एसेट है, वो एक्सपेंस या इनकम तो नहीं है, तो फिर आपने वो क्यों रिकॉर्ड की यहाँ पे? तो फिर उस टाइम पे मैं इनको इतनी बात बता दूं कि बेटा इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इटसेल्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एक्सपेंस, देयरफॉर हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो फिर वो समझ जाता है इस बात को। तो याद रखिए इनकम स्टेटमेंट जब बनाई जाती है तो उसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किए जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर होती है ये वाली बात? अच्छा भाई, अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी जब इसने पैटर्न चेंज करा है तो ये बहुत सारी बातें जो कभी नहीं करता था वो अब करना शुरू कर रहा है ऐसा। खैर, तो लेस करेंगे पहले कौन से एक्सपेंसेस बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर से 2 हेड्स बनते हैं, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे इसने अलग अलग करके दिए हुए, हम अलग अलग करके रिकॉर्ड करेंगे। चलिए पहला बताएं, पहला एक्सपेंस कौन सा है? एडमिन एक्सपेंस। हाँ जी, कितना? अच्छा, ट्रायल बैलेंस वैल्यू बताएं। 40, फिर प्रीपेड कितना? कितना आ रहा है? 4, ठीक है। उसके बाद अगला एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बताएं। 38 प्लस 800 का अक्रूड था, ठीक हो गया। आगे बताएं। बैटेक्स
अच्छा आपको पता है बैड डेट्स जो है वो किस हेड में आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिन? एडमिन का खर्चा है, तो ये एडमिन के अंदर ऐड हो जाएगा जाके, जब आप बड़े हो जाएंगे तो और एक्सपेंस नहीं होंगे, सब ये दो शो होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन। तो एडमिन का खर्चा रिलेट करेगा एडमिन में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन में जाके सब टोटल लिख दिया जाएगा। तो इतनी सी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इतनी सी। अब आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप क्लिक मार के अंदर जाओगे, फिर और चाहिए तो और क्लिक मार के अंदर जाओगे, ऐसे सही है। क्यों? अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक आम बंदा देख के समझे, तो आम बंदा कैसे देख के समझेगा? वो ऐसे ही देख के समझेगा भाई ये खर्चे इनके इस टाइप के, ये इनके अपने ऑफिस के खर्चे, ये डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। सिंपल सिंपल करना है, सही है, बात समझ रहे? अच्छा जी, तो बैड डेट्स क्या है, कितना है? 500। आगे बताओ। इंक्रीज इन प्रोविजन, अगेन एडमिन एक्सपेंस है ये। हाँ जी 1600 नहीं 600 आया था ना, ठीक है। उसके बाद बताओ डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन किस चीज की थी? क्या नॉन करेंट एसेट का नाम नहीं दिया हुआ? अच्छा अगर नॉन करेंट एसेट ऑफिस फर्नीचर होता तो एडमिन है, लेकिन अगर डिलीवरी वैन वगैरह ये सब कुछ होती है अगर, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है, सही है। जब कभी आगे कभी जिंदगी में तो आपको ये बातें समझ आएंगी, लेकिन आसान है कोई मुश्किल। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन ऑफ एनसीए तो हमने कैसे निकाली थी, कितनी गिवन है? 6,10,000 आरबीए में, एसएनए में, तो इसकी प्रोविजन ही दी हुई। यार कितना आसान कर रहा है ये सवाल को, कुछ भी नहीं दे रहा है ये तो, फिर आरबीएम देके और प्रोविजन ही नहीं दी हुई। प्रोविजन वहां खाली एक ही दिया हुआ, सही भाई, मर्जी उसकी। कितना है? 6 लाख, ठीक है। कितना परसेंट? 10%। कितना आ रहा है? 61,000। और आपको एक और बात बताऊं, जब इसने ओपनिंग नेट बुक वैल्यू दे दिया डायरेक्टली, कॉस्ट नहीं दिया, अगर कॉस्ट देता तो फिर प्रोविजन देता, तो उसने नेट बुक वैल्यू डायरेक्टली दी भी थी और मैंने चार्ज कर दिया। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद बताएं और क्या एक्सपेंस है? बस टोटल कर लो फिर भाई, 143700। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अब? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? ठीक है, इसको हम बोल देंगे ऑपरेटिंग या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं। अच्छा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे? लेस फाइनेंस कॉस्ट, और वहां पे हम लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। कितने का लोन लिया बता? लोन बेटा सुना करो बात जो मैं बोल रहा हूँ, 1400 माइनस कर दो, ये हमारे पास आ रहा है, आंसर चेक कर लो जरा यार, 1,2,900 ये हमारे पास आ गया नेट। या इसको आगे आगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट के बाद एक नंबर को भरम मारने के लिए आप लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको पैट बोल सकते हैं, सही, पैट, प्रॉफिट आफ्टर, सही। वो घबरा जाएगा थोड़ा सा ना, फिर बोलेगा यार नहीं यार चलते, ताकि वो आने वाले दिनों में पेपर और मुश्किल करे ना, आसान नहीं करते आप लोग पेपर को, ऐसे मार्किंग स्कीम बना के आए ताकि वो बोले यार ये इससे चेक करो। अबे बहुत है वो लिखते रहेंगे, ये पास में इसकी पेंशन है। चलो भाई आगे बात करते हैं, किसी ना किसी को तो शुरू करना ही है ना जिंदगी में, और फिर वर्ल्ड टॉप भी इसी कमरे से आता है बेटा, और कहीं से नहीं आया है। अच्छा जी आगे बात करते हैं, बोलता है कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग टिक इन द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑन इक्विटी ऑफ जेपी लिमिटेड। इक्विटी, चेंज इन इक्विटी दिमाग में आ जाए, चेंज इन इक्विटी देखते हैं कब बढ़ेगी कब कम होगी, सही है। पहला बोलता है द फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल, वो बोलता है कि भाई आप बहुत ही गए गुजरे, तो पहला मैं आपको करके दिखा देता हूं। बोलता है इशू ऑफ एडिशनल डिबेंचर, डिबेंचर तो लायबिलिटी है, इससे इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट, तो उसने खुद ही टिक भी मार दिया। बोलता है इशू ऑफ एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर, शेयर इशू करोगे तो इक्विटी क्या हो जाएगी? ऐड, ठीक हो गया। फिर बोलता है पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, अगर मैं डिविडेंड दे दूंगा तो डिविडेंड देने से इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिविडेंड इक्विटी चेंज इक्विटी में ऐड होते हैं माइनस होते हैं?
माइनस, तो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, प्रपोजल ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, क्यों? क्योंकि इसको सॉसी में रिकॉर्ड ही नहीं करते, बात समझ आई। फिर उसके बाद आगे बोलता है ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ जी, क्यों नो इफेक्ट? क्योंकि एक जेब से दूसरी जेब में पैसा चला गया, इक्विटी से तो बाहर नहीं गया ना, तो वो सॉसी अगर आपके दिमाग में क्लियर होगी तो आप ये पूरे 4 मार्क्स ऐसे टिक मार के आपने ये 4 मार्क्स उठाए, बोला चलता हो निकल निकल आगे। इज्जत ही नहीं दी ना हमने एग्जामिनर को, बात खत्म। नंबर 4 बोलता है कार्लोस owns a business selling computer equipment। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कर रहा है? कंप्यूटर बेच रहा है। अच्छा ये सवाल जो मुझे नजर आ रहा है, अल्लाह आपको भला करे, रेशियो एनालिसिस, ठीक हो गया। तो ये आपका रेशियो एनालिसिस आ गया। बात करते हैं। बोलता है ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। तो वो आपको क्या करता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले आपको सेल्स दे दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ड्राइंग्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले बोलता है कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैलकुलेट द प्रॉफिट, ओके। हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ सेल्स है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, 240,000 एंड 169,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? तो 71,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 55,000 के, तो फाइनल आंसर आ गया 16,000। ये 16,000 क्या है? इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोले, नेट प्रॉफिट बोले, सेम बात है, क्योंकि लोन है ही नहीं बिजनेस में, सही है। तो नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, ये बात याद रखिएगा, और यही नेट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने लोन नहीं लिया हुआ, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब यही ऑपरेटिंग भी है और यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी है। अच्छा जी, अब बोलता है आपने क्या निकालना था? ओके, ये मैंने ये वर्किंग ये कर ली यार, ये वर्किंग आप लोग वहां पे कर सकते हैं, पेपर में जो जगह दी हुई है आपको, ठीक है। तो ये वर्किंग 1 हमने कर ली है, और इसका आंसर कितना आया हमारे पास? 16,000। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 11,550। अच्छी बात है, बुरी बात है? पहले 11,500 था ना, 16,000 ज्यादा होता है 11,000, है ना? कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है आपने। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? सबसे पहले फॉर्मूला पूछूंगा मैं आपसे, बताएं। नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बेटा पूरा फॉर्मूला नहीं लिखोगे, पेपर में बंड मार के आओगे, मुझे पता। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है? सेल्स कितनी है? 240,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आया? 6.67। ठीक है, आगे आ जाए ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला बताएं। व्हाट टाइप? अपॉन सेल्स या नेट सेल्स, ये जो भी सेल दी जाती है यहाँ पे नेट ली जाती है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, इनटू 100। हाँ जी, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? अभी निकाला ना, 71,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया था, ठीक है। 71 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है? 2,40,000 इनटू 120 58, ठीक हो गया। आगे आ जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला। पहली चीज यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या इस्तेमाल हुआ था फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट। और आपको जमीन आसमान का फर्क पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में। हाँ, ये बच्चों वाला सवाल है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर दे दिया तो क्या करोगे पेपर में? सब गलत करके आओगे क्या? सही है, चलो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे कैसे निकलता है?
ओके, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैसे निकल सकता है? करंट एसेट अच्छा भाई इनटू, चलो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था इस बार? नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 62, ओके, इनटू 100 कितना आया? 25.81। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस इतनी घटिया क्यों जा रही है? 81, हर चीज घटिया आई है, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घटिया आया है, ठीक है, और ये भी घटिया आया है इसका, ठीक है। खैर हमने अभी तो 6 मार्क्स तो अपने उठाए, ठीक हो गया। आगे बढ़े, आगे देखो आगे क्या बोलता है, बोलता है कमेंट। अब जरा देखिएगा, कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कार्डोज बिजनेस ओवर द 2 years। अच्छा अगर आप देखें तो ये जो इसका जो बिजनेस है इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरा है, हालांकि इसके प्रॉफिट इंक्रीज है इस बार। अगर आप देखें तो इसके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन गिरा है। यानी कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है नहीं, इसका मतलब यह है कि आपका जो कारोबार था ना उसने प्रॉफिट तो ज्यादा किए, सही है, लेकिन आपके बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस पे कोई खास कंट्रोल नहीं था इस बार। देयरफॉर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से, सेल्स टू एक्सपेंस जो भी थे आपके, जो एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से आपका क्या हुआ है, जो आंसर है वो कम शो कर रहा है। और एक और तरीका अगर आप देखें तो वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट और सेल्स। तो इसका मतलब सेल्स क्या हुई होंगी, नॉर्मली कम हुई होंगी, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरा होगा। या फिर क्या हुआ होगा, नहीं सेल्स बड़ी होंगी तो नेट प्रॉफिट गिरेगा ना, नहीं बल्कि सही गिरी होगी, सही है, क्या खैर आगे बात करते। अब अगर आप देखो तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा हुआ है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिरेगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरने की वजह ये होती है कि या तो आपने अपनी सेलिंग प्राइस डिक्रीज कर दी हो, या कॉस्ट या महंगा सामान खरीदा हो किसी सप्लायर से, सही है, इसकी वजह से। फिर उसके बाद आपसे बोलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम क्यों हुआ? हो सकता है कि आपने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया हो। डिनोमिनेटर बढ़ाने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर बढ़ाने का मतलब आपने मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी हो कारोबार के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की वजह से डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो आंसर छोटा आएगा। बात समझ आई? अच्छा जी, हम क्या करते हैं, इसकी कमेंटिंग एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, क्या उसने यही बातें करी जो मैं अभी तक कर रहा हूँ या वो कोई और बातें भी कर रहा है इसके अलावा। ये कौन सा पार्ट है मुझे ये बता दो। फोर्स, ओके। प्रॉफिट मार्जिन से स्टार्ट किया उसने। सबसे पहले उसने बताना शुरू किया कि जनरल कमेंट्स हैज वर्जन फ्रॉम दिस टू दिस। ये नॉर्मल सी बात जो कि आप हमेशा लिखेंगे। पहली बात कि भाई वर्स हो गया है या इंक्रीज हो गया है, ठीक है। पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकती है? इंक्रीज इन एक्सपेंस, देखो क्या बोला, क्या एक्सपेंसेस पे बढ़ गए इसके, या फिर पुअर कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, यही बात करी उसने यहाँ पे भी। अच्छा उसके बाद फिर आगे बोलता है ग्रॉस मार्जिन। जनरल कमेंट पहले लिखोगे आप, बुरा हुआ है 34.26 टू 29.58, आंसर चेक कर लो, यही आए, ठीक है। अब बुरा हुआ है तो क्यों हुआ है? सबसे पहले सेलिंग प्राइस कम कर दी होगी, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, या फिर परचेजिंग फ्रॉम मोर एक्सपेंसिव सप्लायर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ, या तो महंगा खरीदा होगा या सेलिंग प्राइस कम कर दी होगी, वही बात करी एग्जामिनर ने। आगे आ जाए, आगे क्या बात बोल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जनरल कमेंट पहले करा, कम हुआ है 32 से 25.81, यही आंसर आया। अब ये क्यों कम हुआ होगा? इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड या लेस एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। देखो यार इसने दोनों पॉइंट्स ना बड़े घुमा फिरा के लिखे। आप बड़ी सिंपल सी बात करोगे, बड़ी सिंपल सी बात क्या करोगे, आप ये बोलोगे यार या तो इसने कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस करा है, या फिर आप बोलोगे, मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस मोर कैपिटल, ही माइट हैव इंट्रोड्यूस मोर कैपिटल, मतलब आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। या फिर
यार लेकिन लायबिलिटी इसने ली भी नहीं है ना सवाल में। हाँ तो हम कैसे बोल सकते हैं अगर वो लेता तो उसकी वजह से फिर इम्पैक्ट हो सकता है ना। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा होगा, नेट प्रॉफिट पे। अब कैपिटल पॉइंट पे और कोई इम्पैक्ट पड़ता हो मुझे नहीं यार, सवाल को देखते हैं क्योंकि सवाल के अंदर या तो मैं लिखता इंट्रोड्यूस मोर कैपिटल, एक और पॉइंट दिमाग में ये बनता है बच्चों के कि भाई सर लोन भी ज्यादा हो सकता है कि डिवेंचर ले लिया हो या लोन ले लिया हो, लेकिन सवाल में लोन लिया नहीं गया है तो देयरफॉर मैं वो बात मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं किसकी बात करूंगा, न्यूमरेटर के बारे में सोचूंगा। न्यूमरेटर बड़ा हो तो अच्छा आंसर आएगा या छोटा हो तो अच्छा आंसर आएगा। तो यानी कि अभी आंसर अच्छा है या बुरा है, बुरा है, यानी कि न्यूमरेटर को छोटा करने की बात करेंगे। न्यूमरेटर छोटा करने की बात अगेन वही करोगे कि यार सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ा होगा, सेल्स डिक्रीज हुई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई होगी, एक्सपेंसेस पे बेटर कंट्रोल नहीं रहा होगा, तो उसने इन्हीं बातों को घुमा फिरा के लिख दिया लेस एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। उसने इन्हीं बातों को घुमा के लिख दिया और कुछ नहीं करा। भाई अब वो क्या करता, अगर यही पॉइंट लिखता तो बोलता ये तो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, पुअर कंट्रोल, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उस बात को घुमा दिया और कुछ नहीं करा एकदम। सही बात समझ रहे? तो दैट्स इट, ये बिल्कुल हमने यही सारे पॉइंट्स हमने यही डिस्कस करे। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये आप अपने पास सुकून से लिख सकते। ठीक हो गया। अच्छा जी अब आगे बोलता है कार्लोस is concerned that the business bank balance has shown a large decrease, उसके बैंक बैलेंस के अंदर बड़ा डिक्रीज आया है। He is considering either investing more cash from his private funds or obtain 2-year bank loan. Advise Carlos with which option he should select. Justify your answer by providing one advantage and one disadvantage of each. ठीक है। अच्छा देखो ये जो इसने बात लिखी है पूरे 5 मार्क्स की लिखी है। सबसे पहले मैंने जब भी कोई थ्योरी पे जाना है तो मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा कि भाई मार्क्स कितने दिए। अगर मैं मार्क्स सही तो 5 मार्क्स है। अब 5 मार्क्स के अंदर ये बोल रहा क्या है कि यार इसके बैंक के अंदर पैसा कम हो गया, या तो ये घर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आए, ठीक है, और वो इन्वेस्ट कर दे, बैंक के अंदर कैश बढ़ जाएगा, या 2 साल का कोई लोन ले ले। तो सवाल हमें समझ आ गया, सवाल क्या है, अब जरा सुनो। एडवांटेज क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा घर से पैसा लाने का। घर से पैसा लाने का एडवांटेज हमें ये नजर आता है कि इसके ऊपर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सही है, हाँ, वापस पे भी नहीं करना पड़ेगा, ना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना रीपेमेंट करनी पड़ेगी। एडवांटेज तो मुझे ये नजर आया। तो अभी ये नहीं बोल रहा, अभी वो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने से क्या फर्क पड़ेगा दोनों टाइम। सही है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करनी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से रीपेमेंट कभी नहीं करनी पड़ेगी उसे, लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। 2 फायदे नजर आए हमें। 2 नुकसान भी सोचो। 2 नुकसान क्या होंगे? देखो सबसे पहली बात, उसका अपना पैसा स्टेक पे लगा हुआ होगा। सही है, हो सकता है कि उसके पास इनसफिशिएंट फंड हो जिसकी वजह से वो लिक्विडिटी क्राइसिस में आ जाए पर्सनली। सही है, यानी कि उसके अपने घर के अंदर कम पैसे हो, कैश की हालत में, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है तो घर के अंदर कैश की हालत कम हो जाए, देयरफॉर वो ज्यादा एडवांस करेगा, तो देयरफॉर वो बात बराबरी हो जाएगी, तो उसके बिजनेस के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज। रिटर्न ऑन क्या हो जाए, गिरेगा, क्यों, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा पैसे बोल रहे हो फॉर्मूले भाई, लेकिन कोई यहाँ पे ये बातें कर ही नहीं रहा। तो बोला इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आप ऐसे सोचो, आप हो और आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं अगर प्राइवेट फंड से इन्वेस्ट करता हूँ कारोबार के अंदर, तो मुझे फायदे क्या है, वापस कभी नहीं देना किसी को, इंटरेस्ट कभी नहीं देना इसके ऊपर किसी को। नुकसान क्या है, मेरा पैसा स्टेक पे, रिस्क पे लगेगा ज्यादा से ज्यादा। सही है। दूसरी बात, हो सकता है कि मेरे पास फंड्स इनसफिशिएंट, जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं ये इन्वेस्ट करने के बाद। क्लियर। अच्छा, बैंक लोन ले लोगे तो फायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहला फायदा, इंस्टेंट कैश मिल जाएगा। और क्या फायदा है बैंक लोन, 2 साल में स्लोली पेमेंट करने का वक्त मिल जाएगा। 2 फायदे नजर आए। नुकसान क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रीपेमेंट देना पड़ेगा, हो सकता है कोई कोलेटरल रखवाना पड़ जाए, यदि कोई चीज उसको रखवानी पड़ जाए, ये सारे वही लोन के नुकसान। ये नहीं पूछ रहा कि देना है या नहीं देना है, वो बोल रहा है ये दोनों ऑप्शन अगर वो ऑप्ट करेगा तो उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। वो ये नहीं बोल रहा कि बैंक क्या बोलेगा, उसके फायदे या नुकसान अपने ऊपर रख के सोचे, आप है कार्ड ऐसे सोच के लिखना है इसको। बात समझ आई, क्लियर है। तो हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। एग्जामिनर क्या बोलता है, जो मैंने बातें करी क्या वो यही बातें कर रहा है या इसके अलावा भी कोई बात कर रहा है,
कोई बात करेगा तो अच्छी बात होगी, हमारे और आपके ज्ञान में इजाफा करेगा। अच्छा जी, एडवांटेजेस, डज नॉट हैव टू रीपे। ठीक है जी, तो एडवांटेज बोल रहा है कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो पहला एडवांटेज क्या है कि भाई रीपे करने की जरूरत नहीं है, नो इंटरेस्ट, वही किसी भी बात जो हमने करी। आगे बोलता है डिसएडवांटेज, मे नॉट हैव इनफ फंड्स अवेलेबल, हो सकता है फंड्स अवेलेबल ना हो, ग्रेटर पर्सन रिस्क। ठीक है, बात कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद लोन अगर आप लेते हैं तो फायदा क्या है, फौरी तौर पे मिल जाएगा, 2 साल का टाइम पीरियड है पे ऑफ करने के लिए। दो ही फायदे मुझे भी नजर आए और यही फायदे हो सकते हैं कि लोन जब लेते हो तो फौरन पैसे मिलते हैं और एक टाइम होता है उसको पेमेंट करने का, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है लोन लेने का। बात समझ आई? अच्छा जी, फिर उसके बाद होता है डिसएडवांटेज, एनुअल इंटरेस्ट चार्ज होगा, मस्ट बी रीपेड, सिक्योरिटी में भी रिक्वायर्ड। सही है, एक मार्क आप उसको क्या दोगे, आप रिकमेंडेशन का। आप बताओ रेकमेंड क्या करो, मॉर्गेज कोई चीज रखवानी पड़ेगी, जैसे कोलेटरल की बात करी थी मैंने, सही, कोई चीज रखवा के और फिर लोन लेना पड़े, तो वो हो सकता है वो चीज वहां पे चीज नहीं रखवाते, उसके कागजात रखवा देते हैं यूजुअली। बैंक के पास अगर ऐसा होता तो पता नहीं कोई वेयर हाउस रखता वो चीजों के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, गाड़ी के कागजात, घर के कागजात ऐसे, राइट, तो वो रखवा देते हैं, कोई सिक्योरिटी रखवा देते हैं। ठीक है, अच्छा आप रेकमेंड क्या करते हो, आप क्या करते हो रेकमेंड? देखो यार, आप इसने कुछ बोला हुआ कितने परसेंट वाला बैंक हो, नहीं बोला हुआ, अच्छा ओके। तो भाई अगर वो बोलता ना तो मैं और अच्छा कमेंट बताता आपको कि भाई इतना परसेंट है, तो हम कैलकुलेशन पे चले जाते। लेकिन अगर आप देखो तो यार मेरे हिसाब से आप उसको ये बोलोगे कि हाँ अगर इसके पास सफिशिएंट कैश मौजूद है तो ये इन्वेस्ट कर दे, सही है। लेकिन अगर सफिशिएंट कैश मौजूद नहीं है तो फिर मजबूरी है, इसको बैंक लोन लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये इसका बैंक पॉजिटिव है और इसके पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मौजूद है तो इसको भी कोई खास जरूरत नहीं है कुछ टाइम के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले और उसको पे ऑफ कर देते। वो ये भी एक ऑप्शन आप उसको दे सकते हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी वो ले सकता है, क्योंकि ये भी तो एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ना, आपको फाइनेंसिंग तो करके दे रहा है बैंक, पैसे ही तो दे रहा है। तो आप एक और फैसिलिटी लिख के और एक रिकमेंडेशन प्यारी सी बना के उसको फुल साइड में लगा के पत्ते बना के लिख देना, सही, डन, क्लियर होती है बात। अच्छा आगे सुनो, अब क्या बोलता है। ओके, तो ये हमारे नहीं, एक और स्टेट, भाई सवाल पूछ रहा है अब एक और, स्टेट द नेम ऑफ वन पार्टी अदर देन हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉइज, हिमसेल्फ कार्डोस, ओके, हु वुड बी इंटरेस्टेड इन कार्डोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट वन रीजन फॉर देयर इंटरेस्ट। अबे भाई इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हो, शेयर होल्डर, बैंक्स, लेंडर्स, जो आपके वो होते सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ये सब लोग क्या होंगे, ये सब लोग इंटरेस्टेड होंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में। हाँ यार, कार्लोस ओन अ सेलिंग बिजनेस, यार देखो एक बात बताऊं, जो शेयर होल्डर होता है ना, ऐसे सोचो इस बात को, इसको ना आसान करके बताओ। देखो यार, अगर कोई एक बंदा सोल ट्रेडर भी काम कर रहा है, अगर मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है तो क्यों नहीं मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट होगा कि यार कल को अगर कोई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो मैं इसके साथ करवा लूंगा, पैसे लगा लूंगा, तो मैं पार्टनर बनने की तो ख्वाहिश जाहिर करूंगा, सही है। तो आम लोग जो उस बिजनेस को पसंद करते हैं तो अब हम उसको एज अ पार्टनर टर्म नहीं दे सकते, तो हम उसको एज अ शेयर होल्डर टर्म, सही है, बात समझ आती है। भाई आप भी देखते हो, भाई आपका कोई बंदा है, कोई काम कर रहा है, तो आपको लगता है हाँ यार ये इसका अच्छा काम है, अगर कल को इन्वेस्टमेंट का मौका मिला तो मैं करूंगी इसके साथ इन्वेस्टमेंट, सही है। तो बेसिकली आप क्या हो, आप उसकी शेयर होल्डिंग, यानी कि आप भी उस कंपनी का शेयर पार्ट बनना चाह रहे हो उस कंपनी का, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटरेस्टेड पार्टीज के अंदर भाई हम क्या लिखेंगे, बैंक, बैंक, तो बैंक क्यों इंटरेस्टेड होगा, बैंक इसलिए इंटरेस्टेड होगा कि वो इस बिजनेस के पास इवेंट्स को देख सके कि इनकी लोन की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, लोन रीपेमेंट टाइम पे करते हैं, इंटरेस्ट टाइम पे करते हैं या नहीं करते, ठीक है। जो आपके शेयर होल्डर होंगे वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे, वो इस वजह से ताकि वो आपके प्रॉफिट्स को असेस कर सके और फ्यूचर प्लान्स बना सके, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपके गवर्नमेंट होगी, तो गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी, इस वजह से इंटरेस्टेड होगी ताकि वो आपके टैक्स को असेस कर सके, आपके टैक्स को देख सके कि भाई हमें से टैक्स कितना मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्ट होल्डर्स को पता है अकाउंटिंग में कहते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर मतलब कौन होते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और क्या बोला था, क्रेडिटर्स बोले थे, तो क्रेडिटर्स जो है वो क्यों इंटरेस्ट रखेंगे, वो इसलिए इनकी पुरानी हिस्ट्री देखने के लिए कि क्या टाइमली पेमेंट करते हैं, किस तरीके का बिजनेस है, कैश की पोजीशन कैसी है,
क्या लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं है, तो ये सारी चीजें वो ही इस तरीके से लिखेंगे। 2 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, कोई भी एक नाम लिखना है और कोई भी एक जवाब लिखना है, आपकी मर्जी है। 5-6 जवाब जो भी मैंने आपको दिए, कोई सभी एक। क्लियर होगी ये बात? डन, आगे बढ़े। तो ये 20 मार्क्स हमने स्ट्रेट अवे पूरे उठाए। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे सुने, आगे बोलता है रजिया। रजिया सस्पेंस, ओके, एरर एंड सस्पेंस अकाउंट। एरर, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, एरर एंड सस्पेंस अकाउंट। अब स्पीड मार के आप लोग पढ़ेंगे सवाल को मेरे साथ साथ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई रजिया बोलती है, रजिया बोलती है, रजिया फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 सितंबर, ओके। The total of trial balance at 30 September 2020 did not agree. Very good. The totals were debit 10450 and credit 10250. Suspense account was opened. हल्की साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, तो कितनी हल्की है? 200 से। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना बन जाएगा? बैलेंस या सॉरी डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस 200। ठीक है, डेट क्या है क्लोजिंग दी भी है कोई? 30 सितंबर। ठीक हो गया, चलो भाई अब हमारा सवाल स्टार्ट हो गया। सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो बोलता है द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब एरर्स देखना और हेल्प करना। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट। अब सेल्स रिटर्न जर्नल को ओवरकास्ट कर दिया। सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है, पहले फॉरम से आपके दिमाग में आना चाहिए। सेल्स की नेचर क्रेडिट है तो उसका ऑपोजिट डेबिट होगा। अच्छा, आपने एक चीज डेबिट करनी थी लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। तो अब कम करने के लिए उसको क्या करोगे, क्रेडिट। तो 300 क्रेडिट सेल्स रिटर्न और डेबिट क्या कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न। कितना आसान है। हाँ भाई ये सारी करेक्शन जब पता लगी है तभी हो रही है, तो कब पता लगी है, क्लोजिंग में पता लगी है। ठीक है, नहीं लिखेंगे, काहिल नहीं बने। कैश सेल्स 820 had not been recorded in the books of accounts. Omission, सस्पेंस आएगा। आगे बढ़ते हैं। Number 3, a purchase invoice of 190 had been credited to the account of P Hill instead of D Hill. Error of यू आएंगे, सबके यू आएंगे, देखना तुम बदुआ लो रमजान में। क्या है, क्या आएगा, एरर ऑफ कमीशन है। एक बंदे के अकाउंट को दूसरे बंदे के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। सही है, आगे 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 बोलता है कौन सी डिसीजन की तैयारी है। तुम लोगों को ये नहीं पता एरर ऑफ कमीशन कौन सा होता है यार, बताओ। चलो सही है, आगे करें। अगला देखो। A check payment of 420 for motor repairs, 240 for motor repairs had been correctly entered in the cash book. Cash book में तमीज से रिकॉर्ड की है, but had been posted to the debit side of repair account as 420. हाँ एंट्री सही बनाई है, लेकिन डेबिट साइड पे 420 रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट साइड पे 240, तो सस्पेंस अकाउंट तो आ गया। अब मुझे ये बताओ कि सस्पेंस अकाउंट तो इंक्लूडेड है, लेकिन अब सवाल ये है कि आपने रिपेयर एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड किया है या कम से रिकॉर्ड किया है। तो अब रिपेयर एक्सपेंस को कम करोगे या ज्यादा करोगे, कितने से ज्यादा रिकॉर्ड किया बता। तो 180 से कम करोगे तो क्या हो जाएगा, रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट कितने से 1 रिपेयर 180। ठीक है, क्या है, क्या था, रिपेयर। ये सबको समझ आई है या समझानी है मुझे दोबारा से? देख लो भाई, सबको समझ आ गई ना ये वाली, सही है। अच्छा भाई फिर आगे बात करते हैं। आगे बोलता है नंबर 5, रेंट रिसीव 310। रेंट रिसीव इनकम में क्रेडिट होना चाहिए था। मैं फौरन ऐसे सोचूंगा, आप भी ऐसी पेपर में सोचेंगे। अगर कभी आपको लगता है ये टॉपिक कमजोर है तो 3 स्टेप बताए मैं, वैसे फॉलो करेंगे। सही है जी। बोलते हैं रेंट रिसीव हुआ था 310 का, हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट पेएबल अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। आपने इनकम रिकॉर्ड करनी थी, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि आपने कोई चीज क्रेडिट पे रिकॉर्ड करनी थी और आपने उसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया।
हाँ जी, तो पहले रेंट एक्सपेंस जो नहीं हुआ था उसको आप क्रेडिट करोगे, रेंट पेएबल, तो अब क्रेडिट हो जाएगा रेंट पेएबल कितने से, 310 से। एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ था वो रिकॉर्ड करोगे आप 310 से। सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहां से आ गया, वो करके बता दूं 3 स्टेप, या समझ आ गया है, पक्की बात है ना। चलो भाई, तो आ गया 620 सस्पेंस डेबिट। नहीं 620 से नहीं करेंगे, दो अमाउंट्स है ना, रेंट पेएबल और रेंट रिसीवेबल अलग अलग चीजें, तो अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। 310 और 310, एक रेंट पेएबल और एक रेंट रिसीवेबल। ठीक हो गया बेटा, 30 सितंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है स्टाफ वेजेस थी 250 की, हैड बीन पोस्टेड टू द रजियाज ड्राइंग अकाउंट, आपने उसके ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी। सस्पेंस अकाउंट आएगा या नहीं आएगा, देखो ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, डेबिट, वेजेस की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो 250 रुपए डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है, सस्पेंस अकाउंट में क्यों नहीं हो रहा, सही। एरर कौन सा होना चाहिए, आगे नंबर 3, अ चेक पेड 900 टू कामिल, आपने कामिल भाई को 900 रुपए दिए थे। अ क्रेडिट सप्लायर हैड बीन एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक बट हैड बीन पोस्टेड टू द बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द कामिल अकाउंट। ठीक है, तो आपने कामिल को पैसे दिए थे, बैंक क्रेडिट कामिल डेबिट होना चाहिए था, कामिल को डेबिट नहीं किया, बैंक को क्रेडिट कर लिया, तो आप सही करने के लिए कामिल को डेबिट करेंगे और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें 900 और यहाँ पे लिखें कामिल 30 सितंबर। जरा देखो बैलेंस हो रहा है, सवाल खत्म हो गया, हो रहा है, ठीक है, कितने से, ठीक है बेटा, डन, सस्पेंस अकाउंट बन गया। आगे बढ़े, बोलता है 2 और 4 के एरर का नाम बता दो, 2 का, 2 और एरर नंबर 2 और एरर नंबर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर मेड इन एरर 2 एंड एरर 4। तो एरर 2 तो हम लोगों ने कर लिया, एरर ऑफ ओमिशन है। एरर 4 कौन सा था, एरर 4 में तो सस्पेंस अकाउंट था ना, तो क्या अमाउंट में भी गलती हुई थी ना, ठीक है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो गया, लिख लो। एरर ऑफ, पहला दूसरा कौन सा, ओमिशन था ना, और एरर ऑफ, लेकिन ट्रांसपोजिशन एरर भी था और सस्पेंस अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा था इसमें, सही है, डन। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ये जो एरर नंबर 7 है, इसका एरर का अगर मैं आपसे बोलूं नाम क्या है, एरर नंबर 7 अगर मैं ऐसे ही पूछूं भाई इसका नाम क्या देना चाहोगे आप, कामिल, कामिल को पैसे दिए थे, कैश, कैश रिकॉर्ड कर लिया, कामिल रिकॉर्ड नहीं किया, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। क्यों, क्योंकि आधी एंट्री बनाई है ना, पार्शियल एंट्री बनी है, सही। नाम दे सकते हो अगर नाम देने को आया, सही है, वैसे ओमिशन भी लिख दो, आपके लेवल में मसला नहीं है, पार्शियल ओमिशन, चलो अच्छा। भाई ये तो बड़े मजे की बातें करता है, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला पार्ट, पार्ट सी, जिसमें सिर्फ टिक विक मारने होते हैं ना, ये बेहतरीन काम होता है। मुझे सबसे बुरा बचपन में लगता था फिल इन द ब्लैंक्स, अच्छा लगता था टिक मारना, ट्रू एंड फॉल्स, और एक लाइन से 2 लाइन को मिला के जो आंसर करने होते थे ना, तो बचपन में पेपर नहीं दिया तुमने कभी, तो ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली करता था, तो फिल इन द ब्लैंक्स यार, अच्छा भाई, मल्टीपल चॉइस फिर भी अच्छा होता था। अच्छा भाई, कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग द टिक, यस, टिक इन द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ करेक्टिंग एरर। अच्छा देखो, देखो जो प्रॉफिट के इफेक्ट है ना, वो 2 तरीके से पूछे इन सवालों के अंदर। किन सवालों में, कुछ सवालों में ऐसे पूछा कि बिफोर करेक्शन क्या इफेक्ट पड़ा हुआ होगा, और आज पूछ रहा है आफ्टर करेक्शन, तो कुछ सवालों में बिफोर पूछेगा और कभी आफ्टर। तो भाई ये देखो, आप बोल्ड करके लिखना शुरू कर दिया उसने पेपर के अंदर, ये इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा आप, सही है, इस चीज को जो बोल्ड से लिखा हो ना, कभी भी पेपर में उसको गौर से पढ़े,
ठीक है, तो करेक्शन करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला एरर देख लो यार, पहला एरर कहाँ था? पहला एरर निकाल लेते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, पहले एरर के अंदर क्या चक्कर है बताएं? सेल्स जर्नी आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न जर्नल आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया, मतलब जब आप करेक्ट कर रहे हो तो सेल्स जर्नल को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो? तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? सेल रिटर्न बढ़ रही है या कम हो रही है? तो सेल रिटर्न कम होने से प्रॉफिट्स क्या होंगे? इतना मत सोचो, सेल्स इनकम है, सही है, तो इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। सेल्स रिटर्न इनकम को ऑपोजिट है, तो वो जब बढ़ता है तो प्रॉफिट्स कम होते हैं। अब जब वो गिरेगा तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, सही है। चलो भाई, तो पहले का आंसर है, अच्छा तीन ऑप्शन क्या क्या है? इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट, ऐसा ही है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लोग वहां पे फिर कर लीजिएगा। पहला इंक्रीज। आगे बोलता है कैश सेल्स ऑफ 820 had not been recorded in the books of account। भाई कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब करोगे तो रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आगे बात करते हैं। अगली चीज क्या है? बोलता है अब परचेज इनवॉइस ऑफ 190 had been credited to the account of, कोई फर्क नहीं पड़ता, परचेज तो रिकॉर्डेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको सही करने से भी, नो इफेक्ट। फिर उसके बाद बोलता है अ चेक पेमेंट ऑफ 240 फॉर रिपेयर्स हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू द मोटर एक्सपेंस 420। मोटर एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, आज कम करोगे तो प्रॉफिट्स। रेंट रिसीव 310 हैड बीन डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, यानी कि आपकी जो एक इनकम थी वो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, अब सही करोगे तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज। आगे आ जाओ, आगे क्या बोलता है? स्टाफ वेजेस ऑफ 240 हैड बीन पोस्टेड टू, आप जी आपने स्टाफ की वेजेस रिकॉर्ड नहीं करी बल्कि ड्राइंग्स में रिकॉर्ड कर दिया उसको, तो अब वापस उसको करेक्ट करोगे तो स्टाफ वेजेस कहां रिकॉर्ड करोगे? इनकम स्टेटमेंट में, तो अब प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। ठीक हो गया, क्लियर? क्योंकि ड्राइंग्स कहां रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। वेजेस कहां रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो एक चीज बैलेंस शीट से निकाल के इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? अच्छा जी, आगे बोलता है चेक पेड 900, आपने एक चेक पे करा है 900 का टू कामिल अ क्रेडिट सप्लायर, ठीक है, हैड बीन एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक बट नॉट बीन पोस्टेड टू द कामिल अकाउंट। हाँ भाई, क्या होना चाहिए? सही है, ये आंसर चेक कर लो एक दफा, सही है सारे? पहला इंक्रीज, दूसरा इंक्रीज, तीसरा नो इंक्रीज, डिक्रीज, सब सही है? ठीक हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने 7 मार्क्स यहाँ पे साइड किए। अच्छा भाई, आगे बोलता है रजिया इज कंसिडरिंग वेदर और नॉट टू सेल ऑन कैश टर्म्स ओनली। ओके, तो रजिया बोल रही है कि भाई कैश टर्म्स में इसे बेचूं या नहीं बेचूं, आपने एडवाइस करना है। वेदर नॉट शी शुड सेल कैश टर्म्स, जस्टिफाई और आंसर विद 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। भाई सबसे पहले आपने सवाल समझना है, सवाल ये है कि ओके, सवाल ये है कि भाई रजिया ये चाह रही है कि मैं कैश में बेचूं सामान या क्रेडिट। कैश में बेचने के दो फायदे और दो नुकसान पहले देखते हैं। फायदे, कैश आएगा, सही है, बेडेड होने के चांसेस कम होंगे, सही है, सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर सकते हो, लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होगी, यानी कि कैश की पोजीशन कंट्रोल में रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी के पैसों पे लुटा दें। डर हो गया? नुकसान क्या है? कस्टमर लूज कर सकते हैं, और क्या नुकसान? पैसा चोरी हो सकता है। चले नीचे लेवल का एडवांटेज और बताएं, सोचो ना थोड़ी सी, मतलब अगर वो कैश में डील करती है तो नुकसान क्या है? और देखो, कैश में डील करने का जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि आप कस्टमर यूज करो।
बेटा वो रजिया है, वो क्यों उड़ाएगी? नहीं मतलब वो रजिया है, वो तुम्हें कैसे पता कि वो उड़ाएगी नहीं उड़ाएगी? माइट। चलो आगे बात करते हैं, अगर वो क्रेडिट में बेचती है तो क्या फायदा है ये बताओ? कस्टमर्स को, सही है, कस्टमर्स इंक्रीज हो सकते हैं, और बताओ और क्या फायदा है क्रेडिट में बेचने का? सेल्स इंक्रीज हो सकती है, सही है, आपके बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो सकती है अगर आप क्रेडिट के ऊपर सामान बेच रहे हो। सही है, मार्केटिंग कॉस्ट इतनी नहीं लगेगी, अगर आप उधार सामान बेच रहे हो लोगों को पता है तो आपसे जाके खरीदेंगे। नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान बहुत सारे, बेटर होने का चांस बढ़ेगा, एडमिन की कॉस्ट बढ़ेगी, सही है, और क्या नुकसान है? किस पे देने का नुकसान सोच रहा हूँ मैं? उधार पे देने का नुकसान सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लेट पेमेंट की वजह से तो बातचीत खराब हो सकती है, रेपुटेशन, सही है। अच्छा, कैश डीलिंग के अंदर एक और चीज होती है, एक और डिसएडवांटेज होता है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, वो अभी भी आया है कि कस्टमर से रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है अक्सर कैश के अंदर, सही है, कैश के अंदर भी खराब हो सकता है ये बात, सही है, क्योंकि वो बोलता है यार मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ये कर दो वो कर दो, आप बोलो नहीं भाई हम सब कैश पे देते हैं, तो रिलेशन खराब होता है। लेकिन अब वो एक ही बात ना बार बार घुमा फिरा के कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि कस्टमर लूज हो जाएगा, तो लूज होगा ही क्यों? रिलेशन खराब होगा तो ही लूज होगा, वरना क्यों लूज होगा? बात समझ आती है? हम अब देखते हैं एग्जामिनर क्या पॉइंट देता है हमें, ताकि हम एग्जामिनर के पॉइंट्स भी देखें कि भाई क्या वो हमसे कोई अलग बात करने की कोशिश कर भी पा रहा है या नहीं पा रहा है, या हम बिल्कुल एग्जामिनर के साथ हैं। अच्छा जी, एडवांटेज, पहला एडवांटेज इसमें लिखा हुआ है, अच्छा एक साथ करके लिखने हैं, क्या करना है इसमें? एक साथ करके लिखे हुए हैं सब? अच्छा सिर्फ कैश का मांगा है उसने, ओके ओके, लेस बुक कीपिंग, ठीक है, नो बैड डेट्स, कैश रिसीव इमीडिएटली, मोर कैश, ठीक है। और उसके बाद बोलता है मे लूज कस्टमर, सेल्स मे रिड्यूस, ठीक है, मे एडवर्सली अफेक्ट कस्टमर्स रिलेशनशिप, ठीक है, इंक्रीज सिक्योरिटी इश्यूज। अच्छा इसने पता है क्या मांगा हुआ है? इसने मेरे ख्याल से, मैंने सवाल को मैंने कुछ थोड़ा सा क्या अलग तरीके से पढ़ा था पहले, उसने क्या बोला था कि भाई वो कंसिडरिंग कैश टर्म्स ओनली, whether or not she should sell the cash terms only। अच्छा ओके, वो बोल रहा है कि सिर्फ कैश टर्म्स के अगर ऊपर अगर वो बेचेगी, हमने दोनों बात कर ली, कैश भी बात कर ली, हमने क्रेडिट टर्म्स भी बात कर ली कि क्रेडिट पे क्या बेचेगी तो क्या फायदा नुकसान है, तो वो इसने नहीं पूछे थे, इसने खाली पूछे थे कैश की, जो मैंने पहले बात करी थी वही ये बातें कर रहा है भाई। इसने एक एक्स्ट्रा बात ये लिखी हुई है कि बुक कीपिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक बिल्कुल अजीब सी बात है, ये बिल्कुल अजीब सी बात है, क्या कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा वो? तो इसका मतलब कहां से हो गया? उसने बस ऐसे लिख दिया लेस बुक कीपिंग, लेस बुक कीपिंग, हाँ बात समझ आती है, क्यों? क्योंकि वो खाली कैश बुक बनाएगी, ये सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक ये सब नहीं बन रही होंगी, उसके ऊपर लेस बन रही है, सही, वो बात उसकी मैं इस तरीके से मान सकता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर बैड डेट के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ये बात उसने बिल्कुल सही बोली है, और जो कैश है वो इमीडिएटली अवेलेबल होगा आपके पास। लेकिन नुकसान क्या क्या बोले उसने? सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप खराब हो सकता है, सेल्स आपकी गिर सकती है, वो एक मसला हो सकता है, और क्या बोला था? और कुछ याद आ रहा है? यही बातें बोली, हाँ तो वो वही यही बातें बोल रहा है उसमें तो और कोई बात नहीं। तो जब ये वाली पॉइंट होता है, ये आप लोग लिखा करो बाकायदा, सही है, इसको लिखने की आदत डालो, ये अगर सिर्फ दिमाग में पॉइंट्स बना लोगे, लिखोगे नहीं ना, जैसे मैं अभी मैं आपको खाली पॉइंट्स बताता हूँ। अच्छा आप रेकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि हाँ हम ये बात मानते हैं कि पेटेंट नहीं होगा, हाँ हम ये बात मानते हैं कि इमीडिएट कैश उसके पास आ जाएगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन as far as business is concerned तो बिजनेस का असल मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नॉट कैश मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब आप उसको ये बोलना शुरू करोगे कि as far as profits are concerned, शी ये जो भी थी रजिया थी, शी थी, ठीक है, तो रजिया को जो है वो ये चाहिए कि वो दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को, ताकि वो अपने कस्टमर्स यूज ना कर सके, क्योंकि अगर उसका कॉम्पिटिटिव क्रेडिट के ऊपर सामान बेचना शुरू करेगा तो शी विल इवेंचुअली लूज many customers and it will affect the profit for the business। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम ये बोलेंगे कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे रजिया को नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक बैड डेट के डर से, या सिर्फ
लेस बुक कीपिंग के डर से। देखो यार बेड डेट हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। बुक कीपिंग कम कर रहे हो कोई अच्छी बात थोड़ी है, बुक कीपिंग कम करके प्रॉफिट्स कम कर रहे हो, ये कौन सी लॉजिक है? इलॉजिकल सी बात है ना। तो ये हम रिकमेंडेशन के अंदर से बात करेंगे 5 मार्क्स में, पत्ते वत्ते लगा के कार्टून साइड में लगा के उसको दे देंगे। डन, बात समझ आती है? तो ये हम लोगों ने ये एक और 20 मार्क्स का कंप्लीट कर दिया। तो आज का जो हम लोगों ने